BHDLA 137 हिंदी भाषा संप्रेषण कौशल की ये सेकंड क्लास है और ये सेकंड वीडियो है। इससे पहले भी मैंने एक क्लास पढ़ा रखी है। अगर मैं बता दूं, आप सभी के जो बुक है BHDLA 137, इसमें टोटल 12 चैप्टर दिए गए हैं, ठीक है। और जो मैंने आपको पहली क्लास पढ़ाई थी या फर्स्ट वीडियो मैंने आपको बनाया था, उसमें मैंने आपको पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, चौथा चैप्टर और साथ साथ मैंने आपको 7वां चैप्टर और 9वां चैप्टर भी मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है। इस वीडियो में बाकी जितने बचे हुए चैप्टर हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको 8वां चैप्टर और फिर 10वां, 11वां, 12वां को देखेंगे। उसके बाद हम चैप्टर नंबर 4, 5 पे चलेंगे, ठीक है। तो यानी सबसे पहले ख़ास तौर से हम लोग ऐसे चैप्टर को मैं पढ़ा रहा हूँ जो बहुत ईजी हैं या बहुत आसान हैं या जिसमें से क्वेश्चन ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्योंकि चौथा और 5वां सबसे लास्ट में इसलिए ले रहे हैं क्योंकि मेरे नज़र में वो था सबसे थोड़ा टिपिकल चैप्टर थे, थोड़ा डिफ़िकल्ट थे, थोड़ा मुश्किल लगे थे। क्योंकि मुझे लग रहा था कि 4 और 5 को अगर हम लास्ट में लेंगे, अगर मान लो कि बाई चांस अगर 1-2 क्वेश्चन आता है तो एग्ज़ाम में थोड़े बहुत तो ऑप्शन तो रहते हैं 1-2 क्वेश्चन छोड़ने का। अगर बाई चांस आ भी गया तो आप 1-2 क्वेश्चन अगर छोड़ भी दें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सबसे पहले आसान को देखा था और सबसे पहले मैं इस वीडियो में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 7वां 9वां चैप्टर जो है पहले वीडियो में पढ़ा रखा हूँ, आप उसको देख लीजिएगा। अरे दूसरी क्लास है, इसमें चैप्टर नंबर जो हमारा रहेगा चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 10, 11, 12 और 4, 5 को देखेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर हमारा देखिएगा क्या है, चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 क्या है, संचार के लिए लेखन। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे संचार के कौन कौन से स्वरूप हैं, ठीक है। संचार के कौन कौन से स्वरूप हैं, उन स्वरूपों पर बात करेंगे। देखो संचार क्या होता है। संचार का मतलब होता है जो कम्युनिकेशन के साधन है। संचार के साधन जैसे आप कैसे भाई, संचार माध्यम कौन से हैं, जैसे अगर मैं बात करूँ रेडियो, अखबार, ठीक है, जो पत्र पत्रिकाएं होती हैं, ठीक है, हमारा जो टीवी है, टीवी पर जो आप सब खबरें देखते हो ना, अरे भैया हमारा संचार के माध्यम कौन कौन से हैं। पहले जो हमारे अखबार आते हैं, न्यूज़पेपर आते हैं, पत्र पत्रिकाएं आती हैं। जो रेडियो है भी ये संचार का बहुत बड़ा माध्यम है। टेलीविज़न जो है ये भी संचार का एक बहुत बड़ा माध्यम है। सिनेमा संचार का बहुत बड़ा माध्यम है। आज के समय में जो सोशल मीडिया है ये भी कह सकते हो कि संचार का बहुत बड़ा माध्यम है। संचार का मतलब क्या होता है कि जो कम्युनिकेशन के साधन यानी बातचीत करने के, यानी जिसके जरिए हम अपनी बात को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में पहुँचा सकते हैं, वही होता है संचार का माध्यम। जैसे अगर मैं जैसे अखबार है भैया, अखबार एक जगह पर लिखा जाता है, एक जगह पर छपता है और जब वो पूरे देश में जाता है तो क्या होता, सबको खबरें पता चल जाती हैं। उसी प्रकार से जो हमारा रेडियो है, रेडियो में आप सबको पता होगा कि उसमें खबरें जो होती हैं दिल्ली से प्रसारित होती हैं और जहाँ जहाँ भी रेडियो सुना जाता है सबको हर एक खबरों के बारे में पता चल जाता है। उसी प्रकार से जो टीवी है, आप सबको पता होगा टीवी में तो स्टूडियो में से सारी खबरें आती हैं और जहाँ जहाँ टीवी लगे हैं सबको खबरें पता चल जाती हैं। तो कहने का मेरा मतलब है कि संचार के माध्यम हमारे कौन कौन से हैं। पहला हमारा अगर आप देखोगे संचार के माध्यमों में इनको बांटा गया है, ठीक है। जितने तो संचार के कौन कौन से साधन है मैंने बताया। संचार के मैं माध्यम बताता हूँ। संचार का जो पहला माध्यम होता ना उसको बोला जाता है मुद्रित माध्यम। मुद्रित माध्यम मतलब समझते हो, जो प्रिंट मीडिया हम बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में बोला जाता है छपा हुआ माध्यम। जैसे अगर बात करूँ हमारा संचार का जो पहला माध्यम कौन सा है, मुद्रित माध्यम होता है, यानी प्रिंट मीडिया जिसे हम बोलते हैं, जैसे अखबार हैं, ठीक है। उसी प्रकार से जो हमारी पत्र पत्रिकाएं होती हैं, ठीक है, उसी प्रकार जैसे होर्डिंग है, बैनर है या पैम्पलेट होती हैं, ये हमारा क्या है, सारा मुद्रित माध्यम होता है। आप सबकी अगर हम बात करें जैसे अखबार है, ठीक है, अखबार में जो खबरें होती हैं वो प्रिंटेड होती हैं, प्रिंट होती हैं, छापी जाती हैं, इसलिए उसको छापा माध्यम भी बोलते हैं। देखो अखबार जो होता है, अखबार में जो खबर होती है कैसी होती है, लिखी हुई खबरें होती है ना। अखबार में क्या किया जाता है, खबरों को लिखा जाता है, ठीक है, और वही जो खबरें लिखी होती हैं उन्हीं लिखी खबरों को क्या प्रिंट करके, जो खबरें आती हैं उसको प्रिंट करके छाप करके अखबारों पन्नों पर छाप करके लोगों तक प्रसारित किया जाता है खबरों को, ठीक है। जिसमें कह सकते हैं कि मुद्रण का जब आविष्कार हुआ था, देखो अगर हम बात करें तो भाई चीन में सबसे पहले कागज़ का आविष्कार हुआ था, और कागज़ का जब आविष्कार हुआ उसके बाद क्या धीरे धीरे प्रिंट आया, फिर प्रिंट का भी यानी छपने, अखबार छपने लगा और फिर धीरे धीरे वो अखबार के रूप में उसने स्वरूप ले लिया, ठीक है। तो मुद्रित माध्यम में हमारे कौन कौन से माध्यम हैं, सबसे पहले अखबार है, यानी जो हमारे समाचार पत्र होते हैं मुद्रित माध्यम है, ठीक है। अगर मैं समाचार पत्रों की बात करूं तो समाचारों में क्या रहता है,
समाचार सुबह ही हम लोगों के घर पे अखबार आता नहीं है। भैया आज के समय में तो ऐसा टाइम हो गया है कि हर आदमी ना सुबह उठते ही चाय पीते समय ना सोचता कि अखबार पढ़ते रहते हैं और चाय पीते रहते हैं। ठीक है, अगर मैं दूर दराज के इलाकों की बात करूं, जैसे गांव देहात में है, तो वहां तो लोग जहां पर उनका मार्केट लगता है, चाय की दुकानों पर जाते हैं, वहां पर जाकर के अखबार पढ़ते हैं। यानी आज के समय बताऊं कि जो शहर हैं या जो गांव हैं, अखबार लोगों की जिंदगी का एक पार्ट बन गए, हिस्सा बन गए हैं। सुबह उठते ही लोग क्या चाय के साथ अखबार पढ़ने की परंपरा है, या लोग उसको ऐसे फॉलो करते हैं। काफ़ी लोग ऐसे लोग हैं। अखबार क्यों पढ़ते हैं? ताकि उनको देश विदेश की जो खबरें हैं वो उनको मिल सकें। ठीक है, अखबार में अगर आप देखोगे हर प्रकार की खबर होती है। राजनीति की खबरें होती हैं, खेल की खबरें होती हैं, सिनेमा की खबरें होती हैं, अर्थव्यवस्था की खबरें होती हैं, नहीं देश विदेश की खबरें होती हैं, बल्कि अखबार में हमारे जिले की भी खबरें होती हैं। ठीक है, यानी लिखित माध्यम का या जनसंचार पहला जो माध्यम, हम जैसे मैंने बोला मुद्रित माध्यम, इसको लिखित माध्यम भी कह सकते हो। कौन सा भैया? लिखित माध्यम, जिसमें लिख करके खबरें दी जाती हैं। लिखित माध्यम कौन है? जैसे अखबार है। अगला कौन सा माध्यम है? पत्रिकाएं। पहला क्या होगा? अखबार, माध्यम का अखबार। दूसरा क्या? पत्रिका। होती नहीं पत्रिका, बहुत सारी मैगजीन आती हैं। कई तो मैगजीन जैसे 15 दिन में आती हैं, कुछ मैगजीन जो होती हैं मंथली होती हैं, मासिक पत्रिकाएं होती नहीं, कोई 6 महीने में आती हैं, कोई साल भर में आती हैं। पत्रिकाओं में भी क्या है? खबरें होती हैं। जैसे अगर कोई मंथली पत्रिका महीने भर में एक मैगजीन आती है, तो पूरे महीने भर की जो मुख्य खबरें होंगी उस पत्रिका में छपी रहती हैं। ठीक है, पत्रिकाएं जो होती हैं, पत्रिकाएं भी एक प्रकार से समाचार होती हैं, लेकिन पत्रिका डेली नहीं छपती है, बल्कि वो वीकली होती है, यानी हफ्ते में एक बार आती हो, या 15 दिन में एक बार आती हो, या महीने में एक बार छपती हैं। कुछ ऐसी पत्रिकाएं होती जो 6 महीने में छपती हैं, और बहुत सारी तो ऐसी पत्रिकाएं हैं जो साल में एक बार छापी जाती हैं। पत्रिकाएं भी क्या होती हैं? अगर क्या है, वो भी हमारा मुद्रित माध्यम है। क्या कहते हैं कि अगर आप देखेंगे उसकी किस माध्यम में लिखते हैं? लिखा हुआ जनसंचार का माध्यम है, पत्रिकाएं होती हैं। जैसे अगर मैं पत्रिका, जैसे महिलाओं के लिए पत्रिकाएं आती हैं, जैसे गृह शोभा नाम की पत्रिका खूब आती थी पहले। ठीक है, बच्चों के लिए जैसे चंदा मामा जैसी पत्रिकाएं आती थी। ऐसे बहुत सारे फिल्म जगत से जुड़ी पत्रिकाएं आती ना, जिसमें हीरो हीरोइन के बारे में लिखा रहता है। ऐसे आर्थिक भी पत्रिकाएं आती। तो पत्रिकाएं बहुत प्रकार की होती, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए। ऐसी खास तो कुछ पत्रिकाएं जिसमें जो हमारे फिल्म एक्टर लोग हैं उनके बारे में छपता है, तो पत्रिकाएं होती हैं। पत्रिकाओं के बाद अगला क्या है? हमारा जो होर्डिंग बैनर है या पैम्फलेट है, जो विज्ञापन होते हैं, ये भी संचार का एक बहुत बड़ा माध्यम है। ठीक है, जनसंचार माध्यम में देखो, आप सबने अखबार में देखा होगा, अखबार में बहुत सारी ऐड छपती है ना, बहुत सारी, जैसे जूते की ऐड है, शैम्पू की ऐड है, चप्पल की ऐड है। विज्ञापन छपता नहीं, बहुत सारी विज्ञापन छपते हैं। सरकारी भी छपता है और भाई प्राइवेट भी छपता, दोनों प्रकार का विज्ञापन छपता। अखबारों में सब देखते हैं, पता नहीं कितना भरा पड़ा। क्या है? जो होर्डिंग है, बैनर है या पोस्टर है, विज्ञापन है, ये समाचार पत्रों में क्या है? छपते रहते हैं। ये भी क्या है? ये भी संचार का माध्यम है भाई। क्या है? देखो, जनसंचार माध्यम में विज्ञापन न केवल महत्वपूर्ण बन गया है, बल्कि वह सामाजिक चेतना में और व्यवसायिक क्रांति ला रहा है ना। व्यवसायिक क्रांति भाई, अगर किसी को अपना कोई प्रोडक्ट बेचना है तो अखबार में उसका विज्ञापन करवा देता है, उसकी ऐड करवा देता है और धड़ाधड़ बिकने लग जाता है। तो क्या है, आजकल के जो हमारे समाचार हैं, अगर जो हम खास तौर से जो अखबारों की हम बात कर रहे हैं और मैं मैगजीन की बात कर रहा हूँ, यानी जो लिखा हुआ माध्यम है, तो उसमें अगर आप देखोगे तो बहुत सारी ऐड आती रहती ना। कई बार तो उसमें सरकारी विज्ञापन बड़े बड़े छपते हैं। जैसे कई बार जैसे इलेक्शन होता है तो पूरा जो पहला पन्ना होता है ना, सरकार से ही भरा रहता है। उस पर बड़ी फोटो प्रधानमंत्री जी की या मुख्यमंत्री की बड़ी बड़ी फोटो छप करके आती हैं। ये क्या है? ये सारा विज्ञापन ही तो है। समाचार पत्रों में जो छपता है लिखित माध्यम ही तो है। ठीक है, अगला कौन सा माध्यम होता है? ये तो हमारा मुद्रित माध्यम है, लिखित माध्यम हो गया, इतने प्रकार का होता है। अगला रामा हमारा श्रव्य माध्यम है। श्रव्य माध्यम का मतलब ऐसे समाचार के माध्यम जो सिर्फ हमें सुनाई देते हैं, और ऐसा सबसे बड़ा एक माध्यम जिसको हम बोलते हैं रेडियो। ठीक है, श्रव्य माध्यम का मतलब होता है कि ऐसा माध्यम जो हमें सिर्फ सुनाई देता है, ना तो उसमें कुछ लिखा होता है, ना तो वो हमें दिखाई देता है। रेडियो का जो आविष्कार है 1885 में मार्कोनी ने किया था। कब किया था भाई? 1895 में, सॉरी 1895 में मार्कोनी। भाई मार्कोनी नाम था एक
विदेशी आदमी था, इसने क्या किया था, रेडियो का आविष्कार किया था। और उसके बाद क्या है, जब रेडियो का आविष्कार हुआ तो रेडियो भी क्या, संचार का एक बहुत बड़ा माध्यम बना। आज तो अगर बात करूँ, आज हमारे जो दूर दराज के इलाके हैं, जो रिमोट एरिया से बहुत ग्रामीण इलाके हैं, वहाँ पर रेडियो तो बहुत बड़ा जनसंचार का माध्यम बन रहा है। आप सबको पता होगा कि जो प्रधानमंत्री जी की मन की बात होती है वो किस पर प्रसारित की जाती है, रेडियो पर आती है। क्योंकि सरकार को भी पता है और प्रधानमंत्री जी को भी पता है कि भाई जो रेडियो है, आज दूर दूर के इलाकों में, गांव देहात में आज भी रेडियो सुना जा रहा है, आज भी रेडियो की प्रासंगिकता है। यानी रेडियो कह सकते हो कि जनसंचार का एक बड़ा माध्यम है आज भी। आज चाहे जितना फेसबुक आ गई है या सोशल मीडिया आ गया है या टीवी आ गया है, लेकिन फिर भी अगर आज ऐसे बहुत सारे इलाके हैं हमारे देश में जहां पर बिजली की नहीं है, पानी नहीं है, लोगों को तमाम तरह की समस्याएं हैं, वहां पर आज भी रेडियो कह सकते हो कि मनोरंजन का साधन या समाचारों का साधन बना हुआ है। ठीक है, तो श्रव्य माध्यम में यानी ऐसे कौन से समाचार के माध्यम जो हमें सुनाई देते हैं, रेडियो है। देखो, रेडियो कह सकते हो कि एक ऐसा माध्यम है जिस पर हम खबरें भी सुनते हैं, गीत संगीत भी सुनते हैं, सभी प्रकार की चीज़ें सुनते हैं। लेकिन रेडियो में सबसे बड़ा गुण होता है कि क्या होता है कि हम रेडियो सुनते भी रहते हैं, अपना काम भी कर लेते हैं। तुम सबने देखा ना, कई बार जो किसान होता है खेत में भी काम कर रहा, रेडियो भी चल रहा है। जैसे कई बार महिलाएं होती हैं, खाना भी बना रही हैं, कपड़े धो रहे हैं, रेडियो भी चल रहा है। यानी रेडियो काम करते समय भी हम रेडियो को सुन सकते हैं। ठीक है, और रेडियो जो होता है हमारी कल्पना शक्ति को बढ़ाता है, सोचने विचारने पर हमें मजबूर करता है। क्योंकि रेडियो में तो हमें कोई फोटो दिखाई नहीं देता है, कोई दृश्य तो दिखाई नहीं देता, तो आदमी जो व्यक्ति रेडियो को सुनता है वह स्वयं ही क्या करता है, कल्पना करता है, इमेजिन करता है चीज़ों को। अगर रेडियो में कोई नाटक चल रहा तो हम लोग क्या खुद ही उस नाटक को इमेजिन करते हैं। तो रेडियो हमारी कल्पना शक्ति को बढ़ाता है। रेडियो वर्तमान का बोधक है। वर्तमान का बोधक में रेडियो तुरंत की तुरंत हमें खबरें बताता है। अखबार तो बहुत समय के बाद छप करके आते हैं, लेकिन रेडियो कह सकते हो कि तुरंत के वर्तमान का बोधक है। तुरंत घटित हुई घटनाओं के बारे में हमें रेडियो जानकारी देता है। रेडियो बहुत ज़्यादा लचीलापन है। भाई रेडियो को तुम कहीं पर भी लेकर के जा सकते हो। देखा नहीं होगा, बहुत सारे लोग खेतों में रेडियो ले जाकर सुन रहे हैं। बहुत सारे लोग जो ऐसे फेरी लगाने वाले होते हैं, जो घूम घूम करके सामान बेचते हैं, ये भी लोग आज के बहुत समय पहले ये लोग क्या करते थे, रेडियो भी अपने साथ लेकर के घूमते थे। आप सबने बहुत सारी शॉप पर, दुकानों पर देखा होगा कि वहाँ पर रेडियो बजता रहता है। रेडियो को आप बहुत लचीला है, इसको कहीं पर भी ले जा सकते हो। ऐसी कोई समस्या नहीं कि हमें एक जगह पर बैठना पड़ेगा तभी रेडियो सुनाई देगा। भैया इसको कहीं पर भी लेकर जा करके घूमते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, रेडियो में जो श्रोता होता है, आप एक बता दूं, आप हमारा जो टीवी देखते हो, आप कभी आपका वो कभी दोस्त नहीं बन सकता, लेकिन रेडियो कई बार लोगों का दोस्त बन जाता है। ठीक है, रेडियो के साथ लोगों की सहानुभूति और भावनाएं भी जुड़ी रहती हैं। ठीक है, रेडियो में जो गीत संगीत आता है, जो वो क्या करता है, जो सुनने वाले लोग हैं उनकी कल्पनाशीलता को बढ़ाता है। ठीक है, रेडियो में सारा लचीलापन है। अगला कौन सा माध्यम है? अगला हमारा जो माध्यम है श्रव्य दृश्य माध्यम है। दृश्य माध्यम कौन से होते हैं? दृश्य माध्यम उसको हम बोलते हैं जो हमें दिखाई देते हैं। जनसंचार के इतिहास में कह सकते हो कि सबसे बड़ा जो मोड़ है, जो जिसने सबसे बड़ी क्रांति की है, जब हमें आवाज़ सुनने के साथ साथ उसका फोटो और वीडियो भी हमें दिखने लगा। इसको हम बोलते हैं दृश्य माध्यम, यानी टीवी का जो माध्यम है, सिनेमा का जो माध्यम है। ठीक है, कह सकते हो कि संचार माध्यम में सबसे बड़ी जो क्रांति है जब दृश्य माध्यम आया। श्रव्य दृश्य माध्यम इसको बोलते हैं। श्रव्य दृश्य का मतलब वो सुनाई भी देता है और दिखाई भी देता है। क्या कह सकते हैं? वह सुनाई भी देता है और दिखाई भी देता है। ठीक है, टेलीविजन के आविष्कार के बाद कह सकते हैं कि जब से सिनेमा और टीवी पर स्क्रीन आई है, तब से हमारे घरों के ड्राइंग रूम में जो खबरें हैं, सारी खबरें पहुंच रही हैं। टीवी में क्या होता है कि आपको दिखाई भी देता है और आपको सुनाई भी देता है। यानी उस पर जो खबरें आती हैं उनके फोटो विजुअल भी चलते रहते हैं, उसके चित्र भी चलते रहते हैं। इससे जो दर्शक होता है, जो देखने वाला है, वह चीज़ों को अच्छी तरीके से भाई समझ सकता है ना। अरे टीवी में अगर कोई खबर आ रही है तो उसका जब वीडियो चलता रहता है तो लोग अच्छे तरीके से समझ रहे हैं ना। टीवी में कह सकते हो कि जब से टीवी आया, टीवी में जब से खबरें दिखा लें, वहाँ पर देखो, वहाँ पर गीत संगीत नृत्य बहुत सारी चीज़ें आती हैं। वहाँ पर जो एंकर होता है, देखो टीवी में क्या एंकर होता है, एंकर पूरा सूट बूट टाई पहने आकर के बैठ करके खबरें पढ़ता है।
स्टूडियो में बैठ करके खबरें पढ़ रहे हैं एंकर लोग। तो क्या है श्रव्य दृश्य माध्यम, क्या है हमारा जो रेडियो है, सॉरी रेडियो नहीं, टीवी है और हमारा सिनेमा है। तो श्रव्य दृश्य माध्यम पहला कौन सा माध्यम है? सिनेमा। भाई सिनेमा भी कह सकते हैं संचार का सबसे बड़ा माध्यम है। अरे फिल्में को तो समाज का आईना बोला जाता है, फिल्में क्या होती हैं? समाज का आईना होती हैं। जैसे फिल्म में दिखाया जा रहा है, इसका मतलब हमारा समाज भी वैसा है। अगर आपको समाज में कोई मैसेज देना है तो उसी प्रकार की अगर आप फिल्म बना दे तो जो मैसेज होगा वो आपको मैसेज डिलीवर हो जाएगा। आप सबने देखा ना, कई सारी हमारी सामाजिक कुरीतियाँ थी, सामाजिक बुराइयाँ थी, वो सारी सामाजिक बुराइयाँ जब फिल्में उस पर बनी हैं तब कई बार उन सामाजिक बुराइयों पर विजय प्राप्त की गई है। ठीक है, फिल्म अथवा सिनेमा जनसंचार का एक सबसे बड़ा माध्यम बन करके उभरा है और प्रभावशाली माध्यम है। फिल्में श्रव्य और दृश्य दोनों माध्यम की होती हैं। अगर मैं फिल्मों की बात करूं तो फिल्मों में भैया उसमें कहानी भी होती है, संवाद भी होता है, उसमें गाने भी होते हैं, उसमें डांस भी होता है और उसमें वीडियो के साथ नृत्य, सारी चीज़ें हमें दिखाई देती हैं। यानी कह सकते हैं जो फिल्में हैं वह संचार की एक बड़ी माध्यम, यानी सिनेमा, खासतौर से सिनेमा कह सकते हैं संचार का एक बड़ा माध्यम है। ठीक है, क्या है जो हमारा सिनेमा है संचार का एक बड़े माध्यम के रूप में हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, क्या दूसरा श्रव्य दृश्य माध्यम में कौन से है? टीवी। भाई श्रव्य दृश्य माध्यम दूसरा कौन सा माध्यम हमारा? टीवी। टीवी के बारे में देखिएगा, अगर मैं टेलीविज़न की बात करूं तो टेलीविज़न में जब से खबरें आई हैं तब से वही संचार में तो बहुत बड़ी क्रांति हो गई। पहले तो खबरें क्या अखबार में तो छप कर के आती थी या तो रेडियो में सुनाई देती थी, लेकिन जब खबरें, जब न्यूज़ हमें सुनाई भी देती थी और हमें दिखाई भी देती थी, तब कह सकते कि समाचार में हमें एक बड़ी क्रांति देखने को मिली। ठीक है, टीवी में क्या होता है? अगर आप देखो टीवी में हमें सुनाई भी देता है और हमें दिखाई भी देता है। टेलीविज़न में रेडियो और फिल्म दोनों के गुण मौजूद हैं। टीवी में क्या है? उसमें फिल्म के भी गुण मौजूद हैं और उसमें रेडियो जैसा उसमें हमें सुनाई भी देता है और फिल्म जैसा हमें उसमें दिखाई भी देता है। टीवी जब से आया है तब से कह सकते हो कि खास तौर से मनोरंजन के क्षेत्र में एक बड़ी क्रांति हुई है, सूचना के क्षेत्र में क्रांति हुई है, शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति हुई है। और कह सकते हैं कि जो टीवी है उसने पूरी तरीके से ही कह सकते हो कि संचार माध्यमों को बदल के ही रख दिया है। सबसे सशक्त माध्यम जब आया टीवी, उभरता हुआ माध्यम आया, जो टीवी घर घर तक लोगों पर पहुंचा। भाई किसी के घर में खाना नहीं होगा लेकिन टीवी जरूर चल रहा होगा। तुम किसी झुग्गी झोपड़ी में चले जाना, झुग्गी झोपड़ी होगी लेकिन उसके वहाँ पर टीवी जरूर चलता होगा, टीवी चलता होगा। तो टीवी क्या है? जिसमें श्रव्य दृश्य माध्यम है, जिसमें हमें सुनाई भी देता है और जिसमें हमें दिखाई भी देता है। ठीक है, टीवी में अगर टीवी में कैसे कैसे कार्यक्रम आते हैं, उसमें खबरें भी आती हैं, उसमें महिलाओं के लिए भी कार्यक्रम आते हैं, बच्चों के लिए भी कार्यक्रम आते हैं, जो किसान है उसके लिए भी कार्यक्रम आता है टीवी में ना, देखा होगा ना। कई सारे उसमें धारावाहिक आते हैं, नाटक आते हैं और बल्कि टीवी में खबरें आती हैं। और जब से टीवी आया तो टीवी में खबरें कैसे थी भाई? 24 आवर 24 घंटे खबरें आती हैं टीवी में। तो सुबह से लेकर के शाम तक और शाम से लेकर के सुबह तक कह सकते हो 24 घंटे। आज के समय में जो न्यूज़ चैनल है ना, जो टीवी है, वो कह सकते 24 घंटे खबरें सुनाता है। आज सबको पता होगा टीवी में 24 घंटे खबरें आती हैं, 24 आवर वाले चैनल बन गए हैं, देख नहीं। और टीवी में जो खबरें आती है, राष्ट्रीय खबरें, अंतर्राष्ट्रीय खबरें, हर प्रकार की खबरें उसमें दिखाई देती हैं। खबरों के साथ साथ उसमें अन्य प्रकार के भी कार्यक्रम हमें देखने को मिलते हैं, जो सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हमें उसमें क्या टीवी में देखने को मिलता है। श्रव्य दृश्य माध्यम का अगला कौन सा माध्यम है? वीडियो कैसेट। क्या है? वीडियो कैसेट। वीडियो कैसेट भी कह सकते हो कि एक श्रव्य दृश्य माध्यम का माध्यम है। जनसंचार में कह सकते हो कि माध्यमों में अगर हम वीडियो कैसेट को जोड़ें तो भी संचार का एक बहुत बड़ा माध्यम है। वीडियो कैसेट जैसे शैक्षिक कार्यक्रम होते ना, कई बार किसी चीज़ के बारे में जैसे हमें जानना होना तो वीडियो कैसेट लेकर के आते नहीं है। आज के समय कह सकते हैं कि जैसे एजुकेशन में देखो कई बार वीडियो कैसेट्स होती हैं, इनको भी सुना जाता है, इनको भी देखा जाता है। खास तौर से एजुकेशन के सेक्टर में, टेक्नोलॉजी के सेक्टर में, विज्ञान के सेक्टर में वीडियो कैसेट भी क्या है? एक कह सकते हो कि संचार की बहुत बड़ी माध्यम है। क्या है? वीडियो कैसेट। लिख लेना भाई, वीडियो कैसेट्स। ठीक है, बोलिए। जैसे अगला जो हमारा जो दृश्य माध्यम था उसमें क्या है? वीडियो कैसेट। तो क्या लिखना है भाई? वीडियो कैसेट। देखो जो वीडियो कैसेट्स होती हैं ना, ये भी दृश्य माध्यम में आती है, श्रव्य दृश्य माध्यम में आती है। खास तौर से जैसे कोई एजुकेशन, जैसे पढ़ाई से रिलेटेड जो वीडियो कैसेट्स आती हैं, उसी प्रकार जैसे कोई टेक्नोलॉजी है उससे रिलेटेड वीडियो कैसेट आती हैं, इनको भी श्रव्य दृश्य माध्यम में रखा जाता है।
ठीक है। अगला जो हमारा क्वेश्चन रहेगा देखिएगा 8.3, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं कि संचार माध्यम की भाषा कैसे होती है। भाई अलग अलग प्रकार, अभी तो मैंने आपको संचार माध्यम बताए कौन कौन से संचार के माध्यम है। अब संचार के माध्यम में भाषा कैसी होती है, यानी भाई अगर मैं जैसे बात करूँ, अखबार की भाषा बिल्कुल अलग होती है, रेडियो की भाषा बिल्कुल अलग होती है, ठीक है। उसी प्रकार से सिनेमा की भाषा किस प्रकार की होती है, ठीक है। तो हम इसमें अब क्या देखेंगे, अलग अलग प्रकार से जो माध्यम है उनमें किस प्रकार की भाषा होती है। समाचार पत्रों में, पत्रिकाओं में कैसी भाषा होती है, श्रम माध्यम में कैसी भाषा होती है, या हमारा जो दृश्य माध्यम है उसमें किस प्रकार की भाषा का हम प्रयोग करते हैं। अब मैं आपको ये बताता हूँ, ठीक है। देखिए जैसे एग्जाम में क्वेश्चन क्या, जैसे 8.3 में क्या दिया गया है, क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, समाचार माध्यम में भाषा पर प्रकार डालिए। भाई अलग अलग जो समाचार के माध्यम है तो उसमें किस प्रकार की भाषा प्रयोग की जाती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो मुद्रित माध्यम होता है। मुद्रित माध्यम कौन सा, खास तौर से जो समाचार पत्र हैं और पत्रिकाएं हैं, इसमें कैसी भाषा प्रयोग की जाती है। अब हम इसकी भाषा पर बात करेंगे। देखो जो अखबार होते हैं, जो पत्रिकाएं होती हैं, अगर हम उसमें भाषा की बात करें तो उसमें ऐसी भाषा की प्रयोग करनी चाहिए जो रुचिकर भाषा हो। कैसी भाषा होनी चाहिए भैया, रुचिकर, जिसमें लोगों की रुचि हो, ठीक है, जिसे लोग पढ़ें तो उनको अच्छा लगे। इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करना चाहिए। हमें उसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए जो हमारे पाठक को संपर्क भाषा हो, यानी कह सकते हैं समाचार पत्र जो पत्रिकाएं होती है इसमें कैसी भाषा बोलें, संपर्क भाषा का प्रयोग करें, जो हमारा जो पाठक वर्ग है उसको अच्छी लगे। भाई जो अखबार पढ़ता है, जो मैगजीन पढ़ता है, ऐसी भाषा का प्रयोग करे जो संपर्क भाषा हो, यानी बोलचाल की भाषा का हमें प्रयोग करना चाहिए। किसमें, जो समाचार पत्र होते हैं और जो पत्रिकाएं होती हैं। अगर हम बोलचाल की भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे, तो अगर हम कठिन शब्दों का प्रयोग कर देंगे तो समाचार अगर कोई पढ़ेगा समझ ही नहीं पाएगा, तो क्या होगा, समाचारें बंद कर देगा। अखबार नहीं पढ़ेगा ना, मैगजीन ही नहीं पढ़ेगा, तो क्या है, कह सकते हैं कि समाचार पत्र हो या पत्रिकाएं हैं, उसमें हमें संपर्क भाषा या सरल भाषा का प्रयोग, जो आम बोलचाल की भाषा, उस प्रकार से भाषा का हमें प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। अतः लिखी जाने वाली भाषा सरल और समझने योग्य होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, समाचार पत्रों की ऐसी भाषा होनी चाहिए जो लोग समझ सकें, और सरल भाषा का प्रयोग करना चाहिए। कठिन शब्दों का प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए। समाचार पत्रों में हमें लंबे वाक्यों का प्रयोग मत करें। भाई लंबे वाक्य, समाचार पत्र में लंबे सेंटेंस मत लिखो। लंबा सेंटेंस रहेगा तो आदमी समझ नहीं पाएगा, ठीक है, इसलिए कोई समझ नहीं पाएगा। उबाऊ वाली भाषा मत लिखो, यानी उबाऊपन नहीं आना चाहिए, उबाऊपन, ठीक है। उबाऊपन मत से कि अगर कोई तुम्हारा पढ़ रहा है तो उसका उबाऊपन लगा, पता नहीं क्या लिख दिया है, ऐसा मत करो भाई। उबाऊपन वाली भाषा मत लिखो। अतः हमें छोटे वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए। समाचार पत्रों में कैसे, छोटे वाक्य होने चाहिए। भाई छोटे वाक्यों का प्रयोग कीजिए। समाचार पत्रों में, जो समाचार पत्र हैं, पत्रिकाओं में छोटे वाक्यों का प्रयोग कीजिए। बड़े वाक्यों का प्रयोग हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, ठीक है। अगले देखिए, समाचार पत्रों में हमें पाठक से अपने लेखन का सहज और मित्रपूर्ण देखो, समाचार पत्रों में जो हमारा पाठक है उससे सहज और मित्रतापूर्ण व्यवहार करना चाहिए। यानी विज्ञापन के लिए, अगर समाचार पत्रों में अगर विज्ञापन है तो विज्ञापन में कैसी भाषा होनी चाहिए। अगर कोई विज्ञापन हो तो विज्ञापन में हमें कम से कम शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। तुम सबने देखा जो ऐड होती हैं उसमें बहुत सारी पंच लाइन होती हैं, या देखो विज्ञापन में हमें कम से कम शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। जैसे अखबार में कोई विज्ञापन छपता है या कोई मैगजीन में कोई विज्ञापन छपता है या ऐड छपती है, तो उसमें कम से कम शब्दों का प्रयोग करना है। ऐसे इस टाइप से विज्ञापन लिखो। अतः उचित विज्ञापन के लिए हमें भाषा की निपुणता होनी बहुत जरूरी है। नहीं, विज्ञापन को अगर आप लिखें तो आपकी भाषा में, आप में भाषा की पकड़ बहुत अच्छे नहीं। भाई विज्ञापन अगर कोई लिखो तो कम से कम शब्दों में लिखना चाहिए, ठीक है। विज्ञापन संपूर्ण रूप से व्यावसायिक होता है। क्या होता है, जो विज्ञापन कोई छपाता किस लिए छपाता, भाई ताकि उसका जो वस्तु है वो बिके। इसलिए क्या करना चाहिए, हमें नपे तुले शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। समाचार पत्र में नपे तुले सोच समझ करके लिखना चाहिए। और खास तौर से जो विज्ञापन होता है व्यावसायिक विज्ञापन होता है, इसलिए हमें उसमें ऐसे शब्दों का प्रयोग करें जो आकर्षक हों, तुरंत आदमी जाकर के प्रोडक्ट को खरीद ले। इस प्रकार के शब्दों का हमें क्या करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए। ये तो भाई मुद्रित माध्यम थे, यानी जो पत्र पत्रिकाओं में कैसी भाषा होनी चाहिए। अगली अगर भाषा की बात करें, जो श्रम माध्यम है, श्रम माध्यमों की भाषा, यानी रेडियो में किस प्रकार की भाषा का प्रयोग करें। अब देखिएगा, रेडियो ऐसा माध्यम है जिसमें हम सिर्फ संदेश को सुनकर के प्राप्त करते हैं। तो श्रम माध्यम में कैसी भाषा होनी चाहिए, देखो श्रम माध्यम की जो भाषा होनी चाहिए बहुत अच्छी होनी चाहिए।
क्योंकि उसमें जो हमारा सुनने वाला उसका सिर्फ आवाज़ सुनाई देती है, ठीक है। इसलिए हमें उसमें समाचार हो या वार्ता हो या नाटक हो, साक्षात्कार हो या बातचीत हो, संगीत हो या गीत हो, हमें इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करना चाहिए जो बहुत मधुर हो। समाचार पत्र यानी रेडियो में कैसी भाषा का प्रयोग करो भाई? मधुर भाषा, मीठी भाषा का प्रयोग करो, ठीक है। आपका स्वर अच्छा होना चाहिए समाचार पत्रों में, ठीक है। रेडियो पर समाचार सुनाते तो यह जरूरी हो जाता है कि सुनने वाले के साथ साथ समझाते जाए। देखो रेडियो में जो समाचार आता है ना, उसमें क्या होता है, समाचार सुनाना भी होता है, साथ साथ आपको क्या समझाना भी होता है। देखो रेडियो में आपका जो समाचार हो उसमें छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग करें, छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग कीजिए। किसमें? समाचार में भाई, ठीक है। रेडियो समाचार में छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग करें। अगर हम छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग करेंगे तो हमारा जो सुनने वाला श्रोता है वो बातों को आसानी से समझ पाएगा, ठीक है। इसलिए छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए। इसमें देखो दूसरा क्या है, समाचार पत्रों में हमें कोई भी कठिन शब्द का प्रयोग मत करें, क्योंकि रेडियो पर जो समाचार आता है उसको अनपढ़ भी व्यक्ति सुनता है और पढ़ा लिखा भी व्यक्ति सुनता है। इसलिए हमें ऐसी भाषा प्रयोग करनी चाहिए कि भाई पढ़ा लिखा भी समझ पाए और अनपढ़ आदमी भी समझ पाए। क्योंकि भाई जो रेडियो पर समाचार आता है तो रेडियो समाचार तो जो 5वीं पास है वो भी सुन रहा है और जो PhD है वो भी सुन रहा है। तो समाचार, रेडियो समाचार में ऐसी भाषा बोलो कि अनपढ़ आदमी मजदूर हो वो भी समझ ले क्या कह रहा जा रहा है, और जो PhD होल्डर है, जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है, वो भी समझ ले। इस प्रकार की भाषा हमें बोलनी चाहिए। खासतौर से समाचार पत्र, रेडियो में सिर्फ समाचार नहीं होते हैं बल्कि अन्य कई विधाएं भी उसमें प्रसारित होती हैं। जैसे रेडियो नाटक हो, रेडियो में नाटक वाटक आता है ना, तो उसमें हम मूलतः क्या करते हैं, जैसे रेडियो में नाटक आता है तो जैसे उसमें बोला गया है कि डोर बेल बजी तो उसमें क्या घंटी की आवाज़ सुना देते हैं। जैसे बोल दिए कुत्ते भौंक रहे हैं तो कुत्ते की आवाज़ उसमें डाल देते हैं। तो रेडियो नाटक में देखोगे कि उसमें अगर कोई चीज़ बोली जाती है तो उसकी आवाज़ वहाँ पर सुनाई देती है, क्योंकि रेडियो में कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। तो वहाँ पर कई बार हम अलग अलग ध्वनियों का प्रयोग करते हैं, अलग अलग चीज़ों का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे कई बार जैसे रेडियो में नाटक आ रहा, बोला जा रहा कदमों की तेज आवाज़ थी, तो उसमें जैसे हम लोग तेज चलते नहीं, उसी प्रकार के उसमें ऐसा कुछ साउंड डाला जाता है, साउंड इफेक्ट डाले जाते हैं, ठीक है। रेडियो में सिर्फ ध्वनियों का इस्तेमाल किया जाता है। रेडियो में जो नाटक होता है ना, उसमें कई सारी ध्वनियों का प्रयोग, जैसे कुत्ते भौंक रहे हैं, डोर बेल बजी, दरवाज़ा खोला, जैसे उसमें बोला गया कि अरे खून बह रहा है या चोट लग गई, इस प्रकार के शब्द होते हैं। यानी उसमें जैसे दरवाजे की बेल बजी है, कुत्ते भौंक रहे हैं, पैर की आवाज़ें इस प्रकार से, जैसे उसमें आ रहा भाई नई नई बेली दुल्हन है तो उसमें पायल की आवाज़ सुना देंगे। इन चीज़ों का प्रयोग करके रेडियो नाटक में इस प्रकार की चीज़ों का खूब सारा प्रयोग किया जाता है। अगला हम बात करें दृश्य जो माध्यम होते हैं उसमें किस प्रकार की भाषा होती है। जो दृश्य माध्यम है, खासतौर से जो हमारा सिनेमा है और हमारे जो टीवी है उसमें कैसी भाषा का प्रयोग किया जाता है। देखिएगा, देखो सिनेमा जो हमारा होता है, खासतौर जो टीवी होता है, उसमें जैसे आंखों देखा हाल होता है ना, जैसे रेडियो की कमेंट्री होती है, कुछ उसी प्रकार का होता है। देखो खास तौर से जैसे देखो अगर रेडियो पर कमेंट्री होती है ना, रेडियो पर क्रिकेट कमेंट्री तो सबने सुनी होगी, तो रेडियो पर जो क्रिकेट कमेंट्री होती है उसमें जो कमेंट्री करने वाला व्यक्ति होता है वो क्या करता है, हर एक चीज़ को बताता है, मिनट मिनट में क्या हो रहा है सारी चीज़ों को बताता है, यानी विस्तार से बताता है और जल्दी जल्दी बताता है। लेकिन अगर टीवी पर कमेंट्री आती है तो वहाँ पर कमेंट्री धीरे धीरे होती है। देखो दृश्य माध्यम में जो भाषा होती है वह तो साफ भाषा होती है, स्वच्छ, ये कह सकते हो कि भाषा निष्ठ होती है, यानी भाषा बहुत अच्छी भाषा होती है, बोलचाल की भाषा का प्रयोग करते हैं। लेकिन टीवी पर जो हम भाषा बोलते हैं कई बार हम शब्दों का बड़ा कम प्रयोग करते हैं क्योंकि इसमें दिखाई भी देता है। देखो दृश्य माध्यम में डिफरेंस इससे आ जाता है भाषा में, क्योंकि इसमें बहुत सारे जो दृश्य हैं, जो विजुअल हैं, जो फोटो हैं, जो इमेज हैं वो दिखाई देती हैं, इसलिए उसकी भाषा में हमें परिवर्तन देखने को मिलता है। ठीक है, जैसे अगर दृश्य माध्यम में अगर कोई वस्तु है, कोई व्यक्ति है या कोई भाव है या कोई चीज़ है, अगर उसका वर्णन किया जाता है तो जो सुनाई देने वाले माध्यम है उनसे बिल्कुल अलग किया जाता है। ठीक है, जो सुनाई देने वाले माध्यम है, नहीं मेरा कहने का मतलब कि दृश्य माध्यम की अगर बात करूँ, जो उसमें दृश्य माध्यम में जैसे टीवी होता है उसकी भाषा कैसी होती है, उसकी भाषा खास तौर से जैसे इमेज चलती, जैसे वीडियो चलता है उसी प्रकार से वो भाषा का प्रयोग करता है। देखिए दर्शकों, आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर प्रधानमंत्री जी ऐसे जा रहे हैं, यानी दृश्य जो हमारे दृश्य माध्यम होते हैं, दृश्य माध्यम में हम कैसी भाषा का प्रयोग करते हैं, जैसे हमारे दृश्य होते हैं, जैसे हमारे विजुअल्स होते हैं
उस विजुअल और दृश्य के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, हम खबर का क्या करते हैं, विस्तार पूर्वक काम करते हैं ना। दृश्य माध्यम में क्या करते हैं, दृश्य माध्यम में पात्र जो होते हैं बाकायदा वो बोलते हैं। जैसे दृश्य माध्यम में अगर कोई नाटक वाटक आता है तो उसमें क्या कैरेक्टर ही तो बोलते हैं, ठीक है, कैरेक्टर बोलते हैं। उसी प्रकार से अगर दृश्य माध्यम में अगर मैं समाचार की बात करूं तो दृश्य माध्यम में जो समाचार होते हैं उसकी भाषा कैसी होती है, उसकी भाषा अगर खास तौर से अगर तुम लोग देखोगे तो दृश्य में अगर कोई विजुअल्स आता है, अगर कोई वीडियो आती है, अगर कोई चलचित्र आता है, अगर आ रहे हैं तो उसी प्रकार से वो बात करता है, ठीक है। जैसे विजुअल्स आ रहे हैं, जैसे मान लो कहीं पर बाढ़ आ गई है और टीवी वाला दिखा रहा कि भैया बाढ़ आ गया, तो बताएगा देखो देखो दर्शकों यहाँ पर बहुत पानी भरा हुआ है, अब यही दिखा देगा और बहुत ज़्यादा विस्तार से नहीं बताएगा। नहीं, टीवी पर अगर देखोगे टीवी की भाषा बिल्कुल अलग होती है। क्यों होती है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हमको दिखाई भी देती हैं, इसलिए देखोगे टीवी में अगर देखो टीवी की भाषा हमको कैसी दिखाई पड़ती है, टीवी में जैसे चलचित्र आते, जैसे विजुअल्स आते, जैसे फोटो आती हैं, वो उसी प्रकार से चीज़ों को बताता चला जाता है। नहीं, जैसे कहीं पर जैसे मुख्यमंत्री, जैसे कोई भी कुछ भी हो गया है तो दृश्य माध्यम में जैसे दृश्य होते हैं उसी प्रकार की भाषाओं का हम प्रयोग करते चले जाते हैं। दृश्य माध्यम होते हैं उसमें भी हम सरल भाषा का प्रयोग करते हैं, संपर्क भाषा का प्रयोग करते हैं, वहाँ पर भी हम कठिन शब्दों का प्रयोग बिल्कुल नहीं करते हैं, वहाँ पर भी हम छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग करते हैं, सरल वाक्यों का प्रयोग करते हैं, ताकि जो हमारा दर्शक है वह चीज़ों को समझ सके। खास तौर से अगर मैं दृश्य माध्यम की बात हो तो दृश्य माध्यम में अगर आप देखोगे तो वहाँ पर हम किसी चीज़ का बहुत विस्तार से वर्णन नहीं करते हैं, क्योंकि वहाँ पर हमें वस्तु दिखाई पड़ती है, तो वस्तु की मुख्य बातों का हम वर्णन करते हैं, बल्कि पूरी वस्तु को नहीं बताते, क्योंकि उसमें वस्तु हमें दिखाई भी पड़ती रहती है। अगर दृश्य माध्यम की बात हो तो वहाँ पर जो खबरें दिखाई देती हैं, वहाँ पर जो खबर पढ़ने वाला व्यक्ति होता है वो कई बार खबर को धीमा भी पढ़ सकता है या बीच में रुक भी सकता है, टेक भी ले सकता है। लेकिन रेडियो में अगर देखोगे तो रेडियो में जो खबर आती है लगातार बोला जाता है, वहाँ पर रुका नहीं जाता है, क्योंकि वहाँ पर कुछ दिख नहीं रहा। तो अगर आप रुक जाएंगे तो वहाँ पर जो हमारा सुनने वाला, क्या पता रेडियो बंद करके चला जाए भैया। तो इसलिए क्या होता है कि रेडियो की भाषा बिल्कुल अलग होती है, टीवी की भाषा बिल्कुल अलग होती है उससे। अगर हम समाचार पत्र पत्रिकाओं की बात करें उसकी भी भाषा क्या होती है, बिल्कुल अलग होती है। यानी संचार के जितने माध्यम हैं, चाहे वो श्रव्य माध्यम हो, चाहे दृश्य माध्यम हो, चाहे मुद्रित माध्यम हो, सभी की भाषा हमें अलग अलग प्रकार से मिलती है, ठीक है। उसी प्रकार से जैसे इसमें क्वेश्चन दिया गया है संचार माध्यम में भाषा का महत्व क्या है, तो भाई बता दिया, हर संचार माध्यम में भाषा बड़ी जरूरी है। जैसे माध्यम हमारा होता है उसी प्रकार से भाषा भी डिसाइड होती है। रेडियो में अलग प्रकार की भाषा बोली जाती है, समाचार पत्रों में अलग प्रकार की भाषा होती है, टीवी में अलग प्रकार की भाषा का हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। समाचार में शिल्प का क्या महत्व है, भाई समाचारों में शिल्प का बड़ा महत्व होता है। शिल्प क्या होता है, एक प्रकार के उसमें जो छंद हैं या जिन चीज़ों का हम प्रयोग करते हैं उनको बोलते हैं समाचार शिल्प में प्रभाव है। संचार के लिए लेखन कैसे करें, देखो जो संचार के लिए लेखन की बात करें तो संचार के लिए अगर आप किसी भी संचार के लिए अगर लेखन करें तो सबसे पहले डिसाइड करो कौन सा माध्यम है। रेडियो के लिए लेखन कर रहे हो, टीवी के लिए लेखन कर रहे हो या अखबार के लिए लेखन करो। जैसे आपके माध्यम होगा उसी प्रकार से आप उसी टाइप से लेखन करिए। यानी जिस माध्यम के लिए आप लेखन करने जा रहे हैं सबसे पहले डिसाइड कर लो भाई रेडियो के लिए लिखना है या टीवी के लिए लिखना है या अखबार में लिखना है। जब ये डिसाइड हो जाता है तो उसी प्रकार से हम क्या करते हैं, अपना लेखन भी करते हैं। अगर अखबार होगा तो अखबार में अलग प्रकार से लेखन किया करेंगे, वहाँ पर शब्दों वाक्यों का अलग प्रकार से प्रयोग होता है। अगर हम रेडियो के लिए लेखन करते हैं तो बिल्कुल अलग प्रकार से लेखन करते हैं, क्योंकि वहाँ पर कुछ दिखाई नहीं देता है, तो हमारे जो शब्द होते हैं, जो वाक्य होते हैं, उनको बहुत अच्छे ढंग से प्रस्तुत करना पड़ता है। अगर मैं टीवी की बात करूँ, अगर टीवी के लिए लेखन करना है तो क्योंकि उसमें जो दृश्य होते हैं, जो विजुअल होते हैं, दिखाई पड़ते हैं, इसलिए उसमें हम क्या करते हैं, जैसे हमारा दृश्य होता है उसी प्रकार से हम अपनी भाषा को बदलते चले जाते हैं या उसी प्रकार से बताते चले जाते हैं। तो ये चैप्टर नंबर 8 में जो मैंने चीज़ें बताई यही इसी में से आपका क्वेश्चन जरूर आएगा। इसमें से जब भी पूछा जाएगा यही आप आराम से लिख दीजिएगा, ठीक है। अगला देखते हैं चैप्टर क्या देखिएगा, चैप्टर नंबर 10 सृजनात्मक लेखन की भाषा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 10.2 में सृजनात्मक लेखन की विशेषता या सृजनात्मक लेखन क्या होता है। देखो सृजनात्मक लेखन साधारण लेखन से बिल्कुल अलग होता है। क्या कह रहे हैं, जो सृजनात्मक लेखन होता है साधारण लेखन से बिल्कुल अलग होता है, ठीक है। वैसे तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि
सर ये जो प्रीवियस क्वेश्चन है 2 कॉपी क्वेश्चन आते हैं, चाहे इसमें से 1 या 2 आए प्रीवियस। सृजनात्मक लेखन होता है वो साधारण लेखन से बिल्कुल अलग होता है। वैसे तो लेखन तो सभी होते हैं, लेकिन सृजनात्मक लेखन किसे बोलते हैं, खास तौर से अगर बोलूँ तो जो गद्य लेखन है और जो हमारा पद्य लेखन है, ठीक है। अगर मैं गद्य लेखन की बात करूँ तो गद्य लेखन किसे बोलते हैं, मैं थोड़ा भाई गद्य लेखन में खास तौर से अगर मैं बात करूँ, जैसे कहानी है, उपन्यास है, निबंध है, नाटक है, ये सारा क्या होता है, ये सारा गद्य लेखन है। जितने मैं बता रहा हूँ सारा गद्य लेखन है। और पद्य लेखन क्या होता है, पद्य लेखन में सिर्फ एक चीज़ आती है। पद्य लेखन किसको बोलते हैं, कविता, जो हमारी कविताएं होती हैं, पद्य लेखन में क्या होती है, कविता आती है। देखो, सृजनात्मक लेखन का मतलब होता कि जिसकी सृजना की जाती है। और अन्य लेखन क्या होते हैं, जैसे जैसे विज्ञान के विषय, विज्ञान के बारे में लिखा गया है, इतिहास के बारे में लिखा गया है, इतिहास लिखा गया है, भूगोल लिखा गया है, ठीक है। जैसे इतिहास है, भूगोल है, विज्ञान है, ये जो इस प्रकार का जो लेखन होता है ये सृजनात्मक लेखन नहीं होता है। जैसे इतिहास है, भूगोल है, ठीक, गणित है, जो ये ऐसे इस प्रकार के सब्जेक्ट है ना, ये सृजनात्मक नहीं होता है। बल्कि कह सकते हो कि जो गद्य लेखन होता है, गद्य लेखन और पद्य लेखन दोनों ही क्या होते हैं, सृजनात्मक लेखन होते हैं। अगर यहाँ पर हमने बात की ना गद्य लेखन क्या होता है, गद्य लेखन की बात करते हैं। देखो, वैसे तो सृजनात्मक लेखन को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया। सृजनात्मक लेखन कितने प्रकार के, 2 प्रकार के हैं। एक तो गद्य लेखन, दूसरा पद्य लेखन है। गद्य लेखन क्या होता है, गद्य लेखन में खास तौर से गद्यांश होते हैं। गद्य लेखन में क्या क्या होता है, जैसे मैंने अभी बताया, कहानी, उपन्यास, निबंध, नाटक रखे जाते हैं। इसके अतिरिक्त कई अन्य गद्य विधाएं होती हैं। देखो, गद्य लेखन में खास तौर से अगर आप देखोगे, इसमें सामाजिक सरोकार जुड़ा होता है। गद्य लेखन में खास तौर से जो समाज की बातें होती हैं, सामाजिक सरोकार इससे हमें जुड़ा होता है। गद्य लेखन में अगर बात करें तो खास तौर से अगर देखोगे, जो हमारा जो गद्य लेखन होता है इसमें विश्लेषण बहुत होता है। ठीक, क्या होता है इसमें, कि कोई सामाजिक समस्या है, कोई सामाजिक प्रॉब्लम है, उसमें क्या किया, गद्य लेखन किया। जैसे कोई कहानी है, निबंध है, नाटक है, ये क्या है, इसमें तो ये कहानी, निबंध, जो नाटक होता समाज से जुड़ा होता। समाज में कोई समस्या है, समाज में कोई कुरीति है, तो कह सकते हैं कि गद्य लेखन कविता का कहानी हो गया, उपन्यास हो गया, निबंध हो गया, नाटक हो गया, तो हमारे क्या है, गद्य लेखन है। अब पद्य लेखन क्या होता है, पद्य लेखन में कविताएं आती हैं भाई, कविता होती हैं। पद्य लेखन क्या होता है, कविताओं को बोलते हैं। कविता में सृजनात्मकता होती है, शब्दों को तराश कर लिखा जाता है ना। कोई कविता में शब्द बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं ना, कोई भी कविता होती है, खासतौर जो हमारी पोएम में होती हैं, ठीक है। अगर मैं कविता की बात करूँ तो कविताओं में अतीत के बारे में, वर्तमान के बारे में और भविष्य के बारे में कविताओं का लेखन किया जाता ना भाई। कोई भी पोएम होती तो कुछ पोएम ऐसी होती जो अतीत को बताती, जैसे ऐतिहासिक कविताएँ होती हैं। कुछ कविताएं ऐसी होती हैं जो जिसमें भविष्य के बारे में बात की जाती है, और कुछ कविताएं ऐसी होती हैं जो वर्तमान के बारे में बात की जाती हैं। कविता में अकेला शब्द भी अपने आप में इतना सघन होता है कि वह अपने आप में विराट हो सकता है। कविता में जो शब्द होते हैं, किसी किसी शब्द में बहुत ज़्यादा महत्व बल दिया जाता है, किसी किसी शब्द में ना एक साथ कई स्तरों पर संवाद होता है। कविता में एक साथ कई सारी बातें बताई जाती, कई सारी बात कही जाती है। कविता में देखोगे एक साथ ना कई सारी बातें बताई जाती, खासतौर से पोएम इसी प्रकार का। जो पद्य लेखन की बात करें तो पद्य लेखन में कविता है, तो पद्य लेखन में देखोगे तो उसमें एक साथ देखोगे तो कई प्रकार की बातें की जाती हैं, ठीक है। अगर मैं कविता की बात करूँ, इसमें जो रचनाकार है वो साधारण शब्दों को भी बड़े चमत्कार पैदा कर देता है। देखो, कविताओं में जो बड़े सिंपल शब्द होते हैं, बड़े नॉर्मल शब्द होते हैं, उनको भी कह सकते हो कि बड़े अच्छे ढंग से, बड़े बेहतर ढंग से प्रस्तुत किया जाता है ना। जैसे कोई भी शब्द है, जैसे आप सबने बहुत सारी कविताएं पढ़ी होगी ना, दुनिया भर की कविताएं हैं बहुत सारी। जैसे अगर मैं जैसे खूब लड़ी मर्दानी बात हो, झांसी वाली रानी थी, और भी बहुत सारी कविताओं की अगर बात करूँ, हुआ तोड़ती पत्थर हो, तो कोई भी अगर मैं पोएम की बात करूँ तो कविताओं में अगर खासतौर अगर जो हमारी पोइट्री होती है उसमें कोई सिंपल सा शब्द भी, साधारण सा शब्द भी कवि उसको क्या करता है, बहुत उसमें एक प्रकार से सृजनात्मकता लाने की बात करता है, ठीक है। रवि हुआ तो अस्त ज्योति के पत्र पर लिखा अमर, इस प्रकार से जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं, या सुमित्रा नंदन पंत हैं। अगर मैं रामधारी सिंह दिनकर की बात करूँ, जैसे हमारे क्या नेशनल पोइट हैं, तो कविताओं में अगर बात करें तो कविता की अगर खासतौर से अगर पद्य लेखन में कविताएं देख रहे हैं तो कविता में जो शब्द होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं,
और कोई कोई शब्द जो होता है उसका महत्व बड़ा होता है, और कभी कविताओं में साधारण शब्दों को भी बड़े बेहतर ढंग से, बड़े अच्छे ढंग से या बड़े मार्मिक ढंग से कविताओं को लेखन किया जाता है। ठीक है, अगला हम बात करेंगे, इसमें देखिएगा जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है 10.3 में, सृजनात्मक लेखन की भाषा क्या होती है। यानी सृजनात्मक लेखन में खास तौर पर देखें, सृजनात्मक, देखो भाषा में, भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम है। क्या है, जो भाषा होती है वह व्यक्ति का माध्यम होती है। मनुष्य के पास जब भाषा नहीं थी, देखो इंसान के पास जब भाषा नहीं तब इशारों में बात करता था, भाई मेरे करता था जरूर। जब हम लोगों के पास भाषा नहीं थी तब क्या करता था, इशारों में अपनी भावना व्यक्त करता था। मनुष्य के पास ध्वनि, मुद्रा या हाव भाव जो इशारे होते हैं उसमें अपनी बात कहता। और जब मनुष्य के पास भाषा आई तब उसने क्या किया, उसने साहित्यों की रचना की, उसने साहित्य रच डाले। ठीक है, अगर मैं भाषा की बात करूं तो भाषा सभी क्षेत्रों में भाषा का प्रयोग होता है, चाहे प्रशासन हो या व्यवहारिक रूप में, कर्मचारी, व्यवसायिक, सभी प्रकार से अगर आप देखोगे भाषा का क्या है, बड़ा महत्व हमें देखने को मिलता है। और खासतौर जो रचनाकार होते हैं, जो लोग भाषा का प्रयोग करते हैं, भाषा में शब्दों को बड़े तराश करके या बड़े सावधानी पूर्वक हम यूज करते हैं। और कह सकते हैं कि जो रचनाकार होता है, जो कह सकते हैं कि जो लेखक होता है, जो या कवि होता है, वह अपनी संवेदनाओं को भाषा के जरिए क्या करता है, व्यक्त करता है। या जो उसकी बात है, या उसके मन में जो पीड़ा है या जो दुख है ना, कई बार कविताएं लोग लिखते हैं ना, जिनके जीवन में अगर कोई पीड़ा, कोई दुख है, उसको लिखने का प्रयास करते हैं ना, वह बोलचाल तथा लोक भाषा के सब। देखो सृजनात्मक लेखन में खास तौर से बोलचाल की भाषा और जो कह सकते बोलचाल की भाषा और लोक भाषा दोनों प्रकार की भाषाओं में प्रयोग करके किया जाता है। बोलचाल की भाषा हो या लोक भाषा हो, दोनों प्रकार की भाषाओं को हम क्या करते हैं, उसमें प्रयोग करते हैं। अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि बोलचाल की भाषा क्या होती है, लिखित भाषा होती है। तो बोलचाल की भाषा खास तौर से जो आम आदमी की भाषा है, जो हमारी डेली लाइफ की भाषा, इसको हम क्या बोलते हैं भाई, बोलचाल की भाषा। बोलचाल की भाषा में कहने का मतलब जो हम डेली रूटीन में जो वर्क करते हैं, जो हमारी आम भाषा होती है, इसी वही है। जिसे हम किसी से बात करते हैं, सब्जी खरीदते हैं, अनेक काम करते हैं, जो जिस भाषा का प्रयोग करते हैं वह हमारी क्या होती है, बोलचाल की भाषा। यह कह सकते हैं कि आम भाषा को ही बोलचाल की भाषा बोला जाता है। जो भाषा हमारे जीवन के नज़दीक और जीवन में समाई हुई है वह बोलचाल की भाषा होती है। बोलचाल की भाषा साधारणतः कैसी होती है, मौखिक होती है। बोलचाल की भाषा में क्या होती है, खासतौर से हम बात करते हैं मौखिक भाषा होती है। वह भाषा में ध्वनियों का प्रयोग होता है। बोलचाल की भाषा में क्या होता है, ज़्यादातर ध्वनियाँ होती हैं, क्योंकि उसका बोलचाल की भाषा में क्या करता, आदमी तो लिखता तो है नहीं, सिर्फ बोलता ही बोलता है। ठीक है, क्या था बोलचाल की भाषा। इसके अलावा बोलचाल की भाषा में सामाजिक और सांस्कृतिक रिश्ते भी होते हैं। खासतौर से अगर हम किसी से अपना रिलेशन बनाते हैं, संबंध बनाते हैं, तो खास तौर से हम जो बोलचाल की भाषा है उसी का तो हम प्रयोग करते हैं ना। कोई कहानी, अगर किसी को भोलापन दिखाना हो, किसी कहानी में कुछ भी करना हो, तो खास तौर से आदमी बोलचाल की भाषा का ही प्रयोग करता है। लिखित भाषा क्या होती है, लिखित भाषा वह भाषा होती है जब हम भाषा को लिख करके व्यक्त करते हैं। क्या होती है लिखित भाषा, किसको बोलते हैं, जब हम अपने भावों को, विचारों को, शब्दों को या हमारे मन में जो भाव हैं उनको जब हम लिख करके व्यक्त करते हैं तो क्या होती है, वो हमारी लिखित भाषा होती है। अगला क्या है, लिखित भाषा और साहित्यिक भाषा क्या होती है। देखो लिखित भाषा और साहित्यिक भाषा में अंतर होता है। लिखित भाषा क्या होती है, जैसे कोई विज्ञान लिख रहा है या कला लिख रहा है या जनसंचार के माध्यम है, जिसे दफ्तरों में लिखा भाषा का प्रयोग होता है, विज्ञान में भाषा का प्रयोग होता है, शास्त्रों में भाषा का प्रयोग होता है, या बल्कि जो साहित्यिक भाषा होती है बिल्कुल अलग भाषा होती है। खास तो अगर मैं बताऊँ जैसे इतिहास, भूगोल हो गया, ठीक है, विज्ञान, ठीक है, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, ये तो क्या हमारी लिखित भाषा है, इसमें सब में लिखित भाषा का प्रयोग होता है। लेकिन जो सृजनात्मक साहित्य की भाषा होती है वो बिल्कुल अलग होती है। साहित्यिक भाषा का मतलब होता है जिस भाषा में हम छंदों का, अलंकारों का, मुहावरों का, लोकोक्तियों का, चौपाइयों का अगर हम इसका प्रयोग करते हैं तो क्या होगी, वह साहित्यिक भाषा होती है। जिस भाषा में साहित्यों की रचना की जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, साहित्यिक भाषा बोलते हैं। साहित्यिक भाषा कैसी होती है, जिस भाषा में अलंकारों का प्रयोग किया जाता है, जिस भाषा में छंदों का प्रयोग किया जाता है, जिस भाषा में कह सकते हैं कि हम अलंकार, छंद, चौपाई, इस प्रकार की चीज़ों का जब प्रयोग करते हैं वही हमारी क्या होती है, साहित्य की भाषा होती है। जिस भाषा में साहित्यों की रचनाएं की गई हैं, खास जैसे कविता, कहानी, निबंध, इसमें जो जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है वही क्या होती है, साहित्य की भाषा होती है। साहित्य की भाषा में अलंकार, छंद, पद,
चौपाई, इस प्रकार की चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला देखो भाषा की विविधता क्या होती है। साहित्यिक भाषा में बहुत ज़्यादा विविधता होती है। अगर हर साहित्य में, अगर मैं साहित्य की बात तो खास होते देखोगे ना, जैसे अगर कहानी है तो कहानी की भाषा बिल्कुल अलग होती है। जैसे हमने साहित्य की बात की ना, तो साहित्य में जैसे कहानी है, निबंध है या नाटक है, ठीक है भाई, इसमें क्या होता है, कहानी की भाषा बिल्कुल अलग होती है, नाटक की भाषा अलग होती है, निबंध की भाषा अलग होती है। तो इसमें क्या होता है, अगर साहित्य की भाषा हम देखोगे तो क्या इसकी भाषा में हमें क्या विविधता देखने को मिलती है। ठीक है, कोई भी भाषा हो। 10.4 में क्या, सृजनात्मक लेखन में भाषा के विविध रूप। क्वेश्चन कैसे पूछेगा, मैं क्वेश्चन अगर मैं बता देता हूँ, ध्यान सुनिएगा। सृजनात्मक लेखन में भाषा के विविध रूपों पर प्रकाश डालिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, फीचर की भाषा क्या होती है। देखो, फीचर लेखन, रिपीट करना, मेरे को आवाज नहीं आई। अगर मैं फीचर की बात करूं तो समाचार पत्रों में फीचर भी छपे जाते हैं। समाचार पत्रों में जिस तरह निबंध लिखे जाते हैं या आदि लेख छपे जाते हैं, उसी प्रकार से समाचार पत्रों में फीचर के भी स्थान होता है। तो फीचर लेखन की भाषा कैसे होती है, पहले देखा, फीचर लेखन की भाषा जटिल नहीं होनी चाहिए। यानी फीचर लेखन की भाषा में भाई जटिलता नहीं होनी चाहिए, यह दोहरावपन। फीचर लेखन की भाषा में जटिलता वह दोहरावपन यानी दोबारा जो इसको हम बोलते हैं दोहरावपन बोलते हैं। फीचर लेखन की भाषा में जटिलता और दोहरावपन नहीं होना चाहिए। ऐसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए जो जनसामान्य की पढ़ने में दिलचस्पी हो। यानी फीचर लेखन हमें उसी भाषा में करना चाहिए जो भाषा लोगों को समझ में आती है, या जो जनसामान्य की भाषा है उसी भाषा में हमको फीचर को लिखना चाहिए। फीचर लेखन की भाषा समाचार की भाषा ही होनी चाहिए। क्या है, फीचर लेखन की भाषा समाचार वाली भाषा ही होनी चाहिए। क्या है, जो समाचार की भाषा होती है वही फीचर लेखन की भी भाषा होनी चाहिए। ठीक है, समाचार की भाषा में एक प्रकार की तात्कालिक होती है, इससे फीचर लेखन में रचनात्मकता की क्षति हो सकती है। फीचर की भाषा में संतुलित दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। देखो क्या, फीचर की जो भाषा होती है समाचार वाली भाषा का ही प्रयोग करना चाहिए। फीचर की भाषा में कठिन शब्दों का प्रयोग ना करें। ठीक है, फीचर की भाषा में जटिलता नहीं होनी चाहिए, जटिल शब्दों का प्रयोग मत करें। फीचर की जो भाषा होती है उसमें अगर बात करें तो उसमें संतुलित दृष्टिकोण होना चाहिए। फीचर की भाषा में संतुलित दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। संतुलित दृष्टिकोण, फीचर की भाषा की लोग हम बात करें कि फीचर की भाषा में संतुलित दृष्टिकोण। फीचर की भाषा समझ में आने वाली होनी चाहिए। फीचर की भाषा कैसी होनी चाहिए, समझ आने वाली होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि लोगों को समझ में नहीं आ रही है। ठीक है, इस प्रकार से फीचर लेखन की भाषा का क्या है महत्व है, जो पॉइंट बता रहा हूँ। अगला निबंध की भाषा क्या होती है, अगला निबंध की भाषा देखना भाई। ठीक है, जो बता रहा हूँ ध्यान सुनना। निबंध की भाषा उस प्रकार से होती है जैसे हम स्वेटर को बुनते हैं, उसी प्रकार से निबंध को भी क्या है, बुना जाता है। यानी निबंध की भाषा जिस प्रकार से हम स्वेटर बुनते हैं, यानी एक शब्द को दूसरे शब्द से जोड़ते हैं, उसी प्रकार से जो हमारा निबंध होता है, निबंध का लेखन भी उसी प्रकार से किया जाता है। ठीक है, निबंध की भाषा में हमें शब्दों में हेर फेर बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। निबंध की भाषा में जो शब्द हैं या जो वाक्य हैं उनमें किसी प्रकार का हेर फेर या बदलाव ना करें, नहीं तो हमारा जो निबंध होगा बिल्कुल उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, खास जो निबंध है, निबंध की बात करें, निबंध की भाषा में लय होती है। निबंध की भाषा में हमें लय रखनी बहुत जरूरी है, क्योंकि निबंध लगातार चलता है, इसमें लयबद्धता, लय होनी चाहिए निबंध की भाषा में। उस गद्य की लय की में शब्द में चंचलता दिखाई देती है। निबंध के भाव में संगीत की होते हैं, यानी निबंध अगर लिख रहे हैं तो लय के रूप में लिखें। निबंध की जो भाषा होती है इसमें कई बार संगीत का भी हम प्रयोग कर सकते हैं। जो निबंध होता है ना उसमें जैसे संगीतात्मक भाषा होती है। जो निबंधकार की भाषा होती है उसी में निबंध लिखना चाहिए। ठीक है, यह कह सकते हैं कि निबंध की अगर बात करूँ, निबंध की भाषा में भाव, विचार, इनका क्या होता है, बहुत ज़्यादा महत्व होता है। निबंध की भाषा में जो भाव होते हैं, जो विचार होते हैं, उनका बड़ा महत्व होता है। निबंध जो होता है, अगर मैं निबंध की बात करूँगा, अगर मैं लेखक की बात करूँ, लेखक जिस भाषा को लिखने में सक्षम है, निबंध उसी भाषा में लिखना चाहिए। निबंध की जो भाषा होती है वह लेखक के अनुरूप होनी चाहिए, या निबंध हमें उस भाषा में लिखना चाहिए जो भाषा लोगों के समझ में आती है। यानी
कठिन शब्दों का या निबंध में गूढ़ शब्दों का, यानी ऐसे बहुत टफ वर्ड का, कठिन शब्दों का हमें प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, खास तौर से जो हमारे निबंध होते हैं। जिस प्रकार से स्वेटर बुना जाता है उसी प्रकार से निबंध में भी शब्दों को बुना जाता है। इसीलिए कह सकते हैं कि निबंध के शब्दों में किसी प्रकार का हमें बदलाव नहीं करना चाहिए। अगर निबंध के शब्दों में अगर कोई हम हेर फेर करते हैं, कोई बदलाव करते हैं, तो क्या होगा, निबंध को हमारा जो पाठक होगा वह समझ नहीं पाएगा। अगली हम बात करें कहानी की भाषा कैसी होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्या है, कहानी की भाषा। ठीक है, देखिएगा, आपने घरों में बहुत सारी कहानियां सुनी होगी जो हमारी पारंपरिक कहानी होती है। तो कहानी लगभग उसी प्रकार की होती है। जैसे अगर बात करूं, जैसे आप सबने रानी केती की कहानी सुनी होगी, प्रेमचंद की कहानियां सुनी होगी। अगर हम कहानी की भाषा की बात करें तो कहानी जो होती है, खास तौर से कहानी की भाषा सरल शब्दों में होती है। क्या होती है, कहानी की भाषा सरल शब्दों में कही जाती है। ठीक है, अगर मैं कहानी की बात, तो कहानी में अगर देखेंगे तो खास तौर से उसमें किसी प्रकार के शब्दों को छोड़ा नहीं जाता है। या अगर कहानी की बात हो, जैसे आप सबने प्रेमचंद की कहानियां पढ़ी होगी, प्रेमचंद की आप सबने खूब सारी कहानी पढ़ी होगी ना, तो प्रेमचंद की कहानी में क्या होता है, उसमें जो कैरेक्टर होता है, जो चरित्र होता है, या जो वहाँ का वातावरण होता है, चरित्रों के अनुसार भाषा कहानी में होता है। और जैसे गांव है, अगर गांव का माहौल है तो भाषा भी हमें कहानी में गांव के वाली रखनी पड़ेगी। अगर हमारी कहानी में जो वातावरण है जो शहर का है तो हमें शहर की जैसी भाषा रखनी पड़ेगी। अगर हमारी कहानी में जो कैरेक्टर यानी जो चरित्र है अगर वह किसी गांव का व्यक्ति है तो उसके लिए गांव की भाषा रखनी पड़ेगी। अगर हमारे कैरेक्टर में अगर कोई पुलिस वाला है तो उसी प्रकार की हमें भाषा रखनी पड़ेगी। अगर हमारा चरित्र यानी जो कैरेक्टर है हमारी कहानी में अगर वह किसान है, मजदूर है, जैसे हमारी कहानी में जैसा पात्र होगा, जैसा कैरेक्टर होगा, उसी के अनुरूप उसकी भाषा बन जाएगी। जैसे माहौल होगा, यानी जैसे गांव का माहौल है या शहर का वातावरण है, जिस प्रकार के वातावरण होता है, जैसी स्थिति होती है, जैसे हमारा पात्र या कैरेक्टर होता है, उसी प्रकार से कहानी की भाषा भी होती चली जाती है ना। भाई कहानी में तुम सबने देखा ना कि जैसे कोई गांव की बात करेंगे, गांव की कहानी लिखी जाएगी तो उसकी भाषा भी ग्रामीण अंचल की भाषा होगी। अगर कोई शहरी कहानी होगी तो क्या होगा, जैसे उसमें शहर में लोग बोलते हैं उसी प्रकार की कहानी होगी। जैसे इंग्लिश शब्दों का ज़्यादातर प्रयोग करेंगे, शहर की जैसे लोगों की लाइफ होती है। कहने मतलब कहानी में जैसे वातावरण है, जैसे परिदृश्य है, ये कहानी में जैसे पात्र हैं, उनके अनुरूप ही हमें उसमें भाषा का प्रयोग किया जाता है। यानी जैसे हमारा कैरेक्टर है, अगर भाई हमारा कैरेक्टर अनपढ़ है तो उसके लिए अंग्रेजी भाषा या बहुत व्याकरणनिष्ठ भाषा नहीं बोली जाएगी, सामान्य भाषा बोली जाएगी। अगर हमारा कैरेक्टर है जो है किसान है तो किसान की जैसी मेंटलिटी होती है, जैसे मानसिकता होती है, किसान जैसे बोलता है उसी प्रकार की हमको भाषा रखनी पड़ेगी कहानी में। अगर हमारी कहानी में कोई महिला है तो महिला अगर आए है तो महिला का जैसा कैरेक्टर है उसी प्रकार की हमको भाषा रखनी पड़ेगी। अगर हमारी कहानी किसी शहर की कहानी है तो हमें जैसे शहरी जीवन होता है, जैसे शहरी लोगों की भाषा होती है, उसी प्रकार से हमें कहानी में रखना पड़ेगा। तो कहानी की भाषा होती है वह हमारे पात्रों पर वातावरण कैसे है, कहाँ की स्थिति है, कौन सी जगह है, उससे हमारी भाषा जो बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है। उसी प्रकार से हम कहानी में भाषा का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। यानी चरित्र हो, वातावरण हो, स्थान हो, गांव है या शहर है, व्यक्ति अनपढ़ है या पढ़ा लिखा है, व्यक्ति मजदूर है, किसान है, कैसा है, इस आधार पे कह सकते हैं कि भाषा डिसाइड हो सकती है, खासतौर से कहानी की भाषा। ठीक है, अगला चैप्टर देखते हैं।
नेक्स्ट हमारा चैप्टर है, देखिएगा चैप्टर नंबर 11 क्या है, व्यक्तिक लेखन में भाषा। देखो व्यक्तिक लेखन सिंपल सा होता है कि जो व्यक्तिक लेखन क्या होता है, जिसमें लेखक अपने बारे में बात करता है उसको हम व्यक्तिक लेखन करते हैं। कौन सा लेखन है साहब जिसमें लेखक अपने बारे में बात करता है? जैसे आत्मकथा है जिसको हम क्या बोलते हैं भाई, ऑटोबायोग्राफी। जो आत्मकथा होती है उसमें लेखक अपने बारे में बात करता है। दूसरा अगर बात करें जो संस्मरण होता है जिसको हम मेमोरीज बोलते हैं, जैसे भाई कोई घटना घटी हो बहुत साल पहले उसको याद करके जब लिखा जाता है क्या होता है, वो व्यक्तिक लेखन होता है। डायरी लेखन भी एक प्रकार के क्या है, व्यक्ति मन निजी लेखन है जिसमें लेखक अपने बारे में बात करता है या अपने बारे में बताता है, उसको हम क्या कहते हैं, व्यक्तिक लेखन। ठीक है, जैसे डायरी हो गई है। यात्रा वृत्तांत में भाई जो घूमने फिरने गया है वही लेखक वही लिखता है। तो ये कह सकते हो कि डायरी, आत्मकथा, संस्मरण और यात्रा वृत्तांत ऐसी विधाएं हैं जिसमें लेखक स्वयं अपने बारे में लिखता है। वैसे तो हर लेखन व्यक्तिक लेखन होता है, लेकिन हर लेखन में लेखक अपने बारे में नहीं बात करता है, लेकिन कुछ ऐसे लेखन होते हैं जैसे डायरी है, आत्मकथा है, संस्मरण है, यात्रा वृत्तांत है, ऐसी विधाएं हैं जिसमें लेखक अपने बारे में बात करता है। इनको हम क्या बोलते हैं, व्यक्तिक लेखन। व्यक्ति नहीं, जिसमें लेखक अपने बारे में बताता है। व्यक्ति के नहीं, व्यक्ति का लेखन, यानी लेखक अपने बारे में बहुत ज़्यादा बात करता है। ठीक है, अगर जैसे आप देखो पहले हमारा व्यक्तिक लेखन क्या है, कौन कौन सी, पहली आत्मकथा। आत्मकथा क्या होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं अंग्रेजी में ऑटोबायोग्राफी। जैसे मान लीजिए आत्मकथा क्या होती है, जैसे भाई अगर कोई आदमी है ना क्या करता है, जैसे 40-45 साल का हो जाता है, 50-60 साल का हो जाता है, तो अपने पूरे जीवन की कहानी को लिखता है, वही क्या होती है, हमारी आत्मकथा होती है। यानी बचपन से लेकर के और 50-60 साल तक उसने जो जीवन जिया है उसका क्या करता है, उसका विस्तार से वर्णन करता है या मुख्य मुख्य पॉइंट को, मुख्य मुख्य बातों को करता है, वो हमारा क्या होती है, आत्मकथा होती है। ठीक है, आत्मकथा में कह सकते हैं जो लेखक होता है, यानी आत्मकथा व्यक्ति स्वयं लिखता है, यानी आत्मकथा स्वयं लिखी जाती है। तो आत्मकथा जो व्यक्ति लिखता है उसमें क्या होता है कि वह अपने अंदर की जो बातें हैं, जो महत्वपूर्ण बातें हैं, वह दूसरे के सामने प्रस्तुत करता है, या कह सकते हैं कि लोगों को बताता है कि मैंने जीवन में क्या किया है, क्या मैंने अच्छा किया है, क्या मैंने खराब किया है। कह सकते हैं कि अपने जीवन के जो मुख्य मुख्य बिंदु होते हैं, जो मुख्य मुख्य बातें होती हैं, उनको लिखता है कि भाई 5 साल का था तो मैं क्या कैसा था, 10 साल में मैंने क्या किया, 15 साल में मैंने क्या किया, 50 साल, 20 साल में, 30 साल में, 35 साल में। इस प्रकार से कह सकते हैं कि वह सिलसिले लगातार क्या करता है, अपने बारे में बताता है। आत्मकथा में जो लेखक होता है ना, अपने बारे में अच्छी बातें भी बताता है, लेकिन अपने बारे में जो बुरी बातें हैं, जो ऐसी बातें हैं जो दूसरों को नहीं बताना चाहता है, वह भी बतानी जरूर चाहिए, तभी आत्मकथा हमारी अच्छी आत्मकथा होगी। आत्मकथा की कई सारी विधियां हैं। आत्मकथा को कई नाम से जाना जाता है। जैसे अगर आपको आत्मकथा का मतलब होता है कि जब हम अपने खुद के बारे में, स्वयं के बारे में बात बताते हैं लोगों को, वही हमारी क्या होती है, आत्मकथा। आत्मकथा को आत्मकथा, आत्मचरित्र या आत्मकथन के नाम से भी जाना जाता है। आत्मकथा शब्द स्त्रीलिंग संज्ञा से लिया गया है, जिसमें स्वयं द्वारा लिखा गया जीवन चरित्र। आत्मकथा क्या थी, स्वयं के द्वारा लिखा गया जो जीवन चरित्र होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, आत्मकथा बोलते हैं। आत्मकथा में व्यक्ति क्या करता है, अपने जीवन की जो घटनाएं होती हैं, जो भाव होते हैं, जो विचार होते हैं, उनको क्या करता है, उनको लिखता है। यही हमारी क्या होती है, आत्मकथा होती है। अगला देखोगे संस्मरण क्या होता है। व्यक्तिक लेखन की अगली विधा कौन सी है, संस्मरण। संस्मरण साहित्य की एक विधा है। संस्मरण क्या होता है, देखो संस्मरण क्या होता है, जब हम किसी चीज को याद करके लिखते हैं वो संस्मरण होता है। जैसे मान लीजिए कि मैं कोई 20 साल पहले मेरे साथ घटना घटी है, उस घटना को अगर मैं याद करके लिखता हूँ, यानी मेमोराइज, यानी याद करके, संस्मरण में याद करके, संस्मरण करके, याद करके, तो मान लीजिए 10 साल पहले, 20 साल पहले, 25 साल पहले मेरे साथ कोई घटना घटी थी, उस घटना को अगर मैं याद करके लिखता हूँ तो क्या होगा, संस्मरण उसी को बोला था। संस्मरण जो होता है, कह सकते हैं कि संस्मरणात्मक शैली में लिखे जाते हैं। संस्मरण में कुछ घटनाएं होती हैं जो लेखक के साथ घटी रहती हैं, चाहे वो अच्छी घटनाएं हो या बुरी घटनाएं हो। भाई चाहे आपके जीवन में कुछ अच्छा हुआ हो या चाहे आपके जीवन में कुछ बुरा हुआ हो, दोनों प्रकार के हो सकता है ना। क्या पता आपके जीवन में कोई दुख भरी बात हो, ठीक है। संस्मरण से तीसरे के बारे में लिखना है। ठीक है, देखो
इसमें क्या होता है, संस्मरण में चाहे आपके जीवन में अच्छी घटनाएं घटी हों या आपके जीवन में बुरी घटनाएं घटी हों, उसको क्या किया जाता है, लिखा जाता है। देखो संस्मरण जो होता है खास तौर से इसमें लेखक होता है और वह किसी घटना को जब बताता तो उसमें कोई ना कोई एक कैरेक्टर लेता है। ठीक है, इसमें लेखक होता है, उस घटना होती है, उसमें कोई एक अन्य व्यक्ति होता है। नहीं, संस्मरण कह सकते हैं, संस्मरण दूसरों को बताने के लिए लिखा जाता है, संस्मरण दूसरे के लिए लिखा जाता है, किसी घटना को प्रेरित करने के लिए। देखो जो संस्मरण होते हैं, खासतौर पर संस्मरण की बात करें तो संस्मरण हमेशा जो प्रसिद्ध व्यक्ति होता है उनके बारे में लिखा जाता है, लेकिन सामान्य व्यक्तियों पर भी संस्मरण लिखे जाते हैं। प्रसिद्ध व्यक्ति जैसे महात्मा गांधी हो गए, अंबेडकर हैं या नेहरू हैं, कोई भी किसी भी लोग भी सकते जो फेमस व्यक्ति हैं, पर्सनालिटी हैं, उनके बारे में संस्मरण लिखा जाता है। संस्मरण उसी का लिखा जाता है जिससे आप कभी न कभी मिले हैं। संस्मरण सुनी सुनाई बातों पर, यानी आपके साथ जो घटनाएं घटी हैं उन्हीं पर तो भैया संस्मरण लिखोगे। ठीक है, यानी संस्मरण में हम उन घटनाओं का वर्णन करते हैं जिसमें व्यक्ति या घटनाओं का वर्णन लिया जाता है। इसमें लेखक का व्यक्तिगत संबंध होना अनिवार्य है। संस्मरण कई बार भावुकपन भी होता है संस्मरण में, जैसे कि भाई लेखक के मन में कोई दुखद घटना घटी हो तो संस्मरण लिखते समय क्या भाई लेखक भावुक हो जाएगा। यानी संस्मरण में संपूर्ण जीवन को नहीं बल्कि जीवन के किसी एक अंश को लिखा जाता है। यानी संस्मरण में पूरे जीवन को नहीं बल्कि जीवन के एक किसी अंश को, एक किसी भाग को लिखा जाता है। ठीक है, उसको संस्मरण बोलते हैं। अगला क्या होता है, डायरी। देखिएगा, जब कोई व्यक्ति अपने सुबह से लेकर के शाम तक या सोने तक जो भी काम करता है या जो भी करता है उसको जब अगर लिपिबद्ध करता है या पेन पेपर पर अगर उसको उतारता पूरे जीवन में उसने क्या किया है, उसको क्या बोला जाता है, डायरी लेखन बोला जाता है। डायरी लेखन जो डायरी होती है, हम उसको उसमें डेट डालते हैं, तारीख डालते हैं और पूरे दिन हमने क्या किया है, हमने कौन कौन से काम किए हैं, उनको जब लिखा जाता है वही क्या होता है, डायरी लेखन होता है। डायरी लेखन में खासतौर से जो व्यक्ति होता है अपने बारे में सब कुछ लिखता है। ठीक, क्या करता है, अपने बारे में सब कुछ लिखता है। डायरी को कई नामों से जाना जाता है, जैसे दैनिकी, दैनंदिनी या इस प्रकार से। डायरी एक प्रकार से बही खाता होता है, बही खाता जैसे होता नहीं, बही खाते भी उसको कई जगह पर हम बोलते हैं कि डायरी एक प्रकार से यानी डेली लिखा जाता है। यानी डायरी जो होती है दिन प्रतिदिन लिखी जाती है, लेकिन डायरी में ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि डायरी को रोज लिखा जा रहा हो। डायरी में क्या पता 2 दिन का, 4 दिन का, 6 दिन का, महीने की गैपिंग भी हो सकती है। डायरी जो होती है वह लेखक स्वयं के लिए लिखता है, उसको छपवाने के लिए या नहीं लिखी जाती है। डायरी में जो लेखक होता है वह अपने बारे में सभी बातें लिखता है और वही उसका पाठक होता है और वही उसका लेखक होता है। यानी डायरी स्वयं के लिए लिखी जाती है। डायरी का जो लेखन होता है निजी लेखन होता है। लेखक इसे प्रकाशन करने के लिए, छपवाने के लिए नहीं लिखता डायरी। भाई डायरी को अगर कोई लिखता ना तो छपवानी है, छपेगी, इसके लिए डायरी कभी भी नहीं लिखी जाती है। ठीक है, डायरी में लेखक अपनी निजी बातों को लिखता है, प्राइवेट बातों को लिखता है, निजी बातें जो होती हैं। ठीक है, ऐसी डायरी में स्वाभाविकता होती है। ठीक है, नहीं डायरी में खास तौर से निजी चीज़ें होती हैं। डायरी में खास तौर से अगर हम बात करें, आदमी निजी बातें लिखता है, डायरी छपवाने के लिए नहीं लिखता है। ठीक है, लेकिन आज के समय में बहुत सारी जो डायरियाँ वो छापी भी जा रही हैं। अगला कौन सा है देखोगे, विधा कौन सी है, यात्रा वृत्तांत। जब हम कहीं पर घूमने जाते हैं या वहाँ से हम घूम करके आते हैं तो उस यात्रा का अगर हम वर्णन करते हैं तो क्या होता है, वही हमारा यात्रा वृत्तांत होता है। क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि आप कहीं पर घूमने फिरने गए हैं, जैसे मान लो आप कश्मीर गए हैं या आप कन्याकुमारी गए हो। ठीक है, आप कश्मीर या कन्याकुमारी गए थे, वहाँ से जब आए हो तो क्या करेगा, वहाँ पर आपने क्या क्या देखा, वहाँ के लोग कैसे हैं, उनका खान पान कैसा है, उनका रीति रिवाज कैसा है, उनका परंपरा कैसा है, वहाँ के लोग कैसे हैं, उनकी सभ्यता कैसी है, आप कैसे गए थे, क्या क्या आपको समस्या आई, क्या क्या आपको प्रॉब्लम है, इन सभी बातों को हम क्या करते हैं, लिखते हैं। उसी को क्या बोला जाता है, यात्रा वृत्तांत बोला जाता है। ठीक है, क्या होता है यात्रा वृत्तांत। यात्रा वृत्तांत में 2 खूबियाँ होती हैं। एक तो यात्रा वृत्तांत में सौंदर्य का बहुत ज़्यादा बोध होता है। यात्रा वृत्तांत लिखते हैं, प्रकृति का हम बहुत ज़्यादा वर्णन करते हैं ना, नेचर का। भाई वहाँ पर गए, झील ऐसी थी, झरना ऐसा था, पहाड़ी ऐसी थी, पहाड़ ऐसा था, वहाँ पर सूर्य बड़ी जल्दी निकल जाता था, जैसे हम कहीं पर जाते हैं ना वर्णन करते हैं। एक तो यात्रा वृत्तांत में सौंदर्य का वर्णन होता है, सौंदर्य, भाई प्रकृति का सौंदर्य बताते हैं। और दूसरा कौतूहल को जगाए रखना होता है। यात्रा वृत्तांत में लोगों में जिज्ञासा बनी रहती कि आगे क्या होगा, आगे जैसे सीरियल नहीं, टीवी में सीरियल नहीं आता है,
आधे घंटे का सीरियल आता है, फिर लोगों के मन में जगी अब आगे क्या होगा। उसी प्रकार से जो यात्रा वृत्तांत होता है कुछ इसी प्रकार से लिखा जाता है, ताकि हमारा जो पाठक है जो यात्रा वृत्तांत पढ़ रहा उसमें कौतूहल बनी रहे, जिज्ञासा बनी रहे कि आगे क्या घटेगा, आगे क्या घटेगा, आगे कौन सी घटना घटेगी। इस प्रकार से कौतूहल को यात्रा वृत्तांत में बनाए रखा जाता है। यात्रा वृत्तांत में रोचकता होती है, बड़ा रोचक ढंग से लिखा जाता है। यात्रा वृत्तांत में कल्पनाशीलता भी होती थी, यानी कुछ बातें उसमें काल्पनिक बातें भी लिखी जाती हैं, बढ़ा चढ़ा के लिखा जाता है। यात्रा वृत्तांत में कह सकते हैं कि आत्मीयता होती है, क्योंकि लेखक वहीं पर घूमने फिरने जाता है जहाँ से उसका लगाव है। तो यात्रा वृत्तांत में लेखक को उस यात्रा वृत्तांत से बहुत ज़्यादा लगाव भी होता है। यात्रा वृत्तांत में रोचकता होती है, कल्पनाशीलता होती है। अगर यात्रा वृत्तांत लिखते समय हम फोटो का यूज करते हैं, इमेज का यूज करते हैं, ठीक है। अगर जैसे यात्रा वृत्तांत लिखते समय हम कई बार अलंकारों का, मुहावरों का, लोकोक्तियों का भी हमें सहारा लेते हैं। यात्रा वृत्तांत चित्रात्मक शैली में भी लिखा जा सकता है। यात्रा वृत्तांत को हम अपनी डायरी में और पत्रों में भी लिख सकते हैं। यात्रा वृत्तांत को जैसे डायरी में, पत्रों में भी लिख सकते हैं। और यात्रा वृत्तांत रिपोर्टाज शैली में भी लिखे जा सकते हैं, ठीक है। क्या है, व्यक्तिगत लेखन की ये सारी क्या विधाएं हैं, जैसे आत्मकथा है, संस्मरण है, डायरी है, यात्रा वृत्तांत है, ठीक है। अगला जो हमारा क्वेश्चन रहेगा उसमें हम बात करेंगे व्यक्तिगत लेखन की भाषा कैसी होती है, आत्मकथा की भाषा कैसी है, संस्मरण की भाषा, डायरी की भाषा और यात्रा वृत्तांत की भाषा। तो चलिए इसको देखते हैं, ठीक है। देखिएगा, इसमें सबसे पहले हम क्या देखेंगे, आत्मकथा की भाषा। आत्मकथा में कैसे भाषा, ध्यान से, जब लेखक स्वयं के बारे में लिखता है तो वह आत्मकथा कहलाती है। भाई जैसे लेखक ना अपने जीवन के बारे में जब पूरा लिखता है तो क्या होती है, आत्मकथा होती है। इसमें लेखक अपने अतीत के बारे में बताता है, यानी उसने उसका जीवन कैसे रहा, उसकी लाइफ कैसे रही, यानी अपने पुरानी बातें बताता है। यह साहित्य की एक सरल विधा है। और यात्रा वृत्तांत क्या था, संस्मरणीय होते हैं, यानी यात्रा वृत्तांत को, सॉरी आत्मकथा को बोला हूँ, यात्रा वृत्तांत, आत्मकथा भाई, ठीक है। आत्मकथा क्या होती है, संस्मरणीय होती है, यानी खास होते, जब आत्मकथा लिखोगे तो क्या याद करके लिखा जाता है ना, याद करके लिखा जाता है। व्यक्तिगत लेखन है। आत्मकथा की भाषा होती है विवरणात्मक होती है। आत्मकथा में लेखक क्या करता है, विवरण देता है, विवरणात्मक भाषा होती है भाई, विवरण देता है। क्या है, विवरणात्मक, नहीं विवरण देता है, डिटेल में बताता है। आत्मकथा में ना अपने बारे में डिटेल बहुत बताता है, विस्तार से बताता है, विस्तार होता है, ठीक है। आत्मकथा में अतीत और वर्तमान का बीच गहरा संबंध होता है। आत्मकथा में क्या होता है कि जो हमारा अतीत है, लेखक का जो अतीत है और जो वर्तमान है, दोनों के बीच में क्या है, गहरा संबंध है, संबंध हमें को देखने को मिलता है, ठीक है। आत्मकथा लेखक के अपने चरित्र को बताता है। आत्मकथा में लेखक क्या बताता है, अपने चरित्र के बारे में, चरित्र यानी अपने कैरेक्टर के बारे में बताता है लेखक, ठीक है, और उसका विश्लेषण करता है। आत्मकथा में क्या आता है, विश्लेषण किया जाता है, किसका, अपने चरित्र या कैरेक्टर का विश्लेषण किया जाता है। और इसको करना बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य माना जाता है। जहाँ एक और वर्णन होता है तो वहीं दूसरी ओर विश्लेषण होता है। नहीं, आत्मकथा में क्या होता है, वर्णन भी होता है और विश्लेषण भी होता है, दोनों चीज़ें होती हैं। आत्मकथा में क्या किया जाता है, भाषा का वर्णन भी किया जाता है और विश्लेषण भी किया जाता है, दोनों चीज़ें किस में की जाती है, आत्मकथा में, ठीक है। आत्मकथा में लेखक कहीं कहीं पर हास्य व्यंग का भी प्रयोग करता है। क्या है, हास्य व्यंग या हंसी मजाक की शैली का भी प्रयोग कर सकता है। आत्मकथा में देखोगे तो लेखक कहीं कहीं पर हास्य व्यंग शैली का भी प्रयोग कर सकता है, ताकि भाषा में रोचकता बनी रहे। रोचकता यानी जिज्ञासा लोगों की बनी रहे भाई, ठीक है। जो यह आत्मकथा होती है इसमें लेखक संस्कृत के शब्दों का भी प्रयोग करता है या संस्कृत निष्ठ भाषा भी बोल सकता है। लेखक जिस भाषा का प्रयोग करता है उस प्रकार की भाषा उसमें बोल सकता है। आत्मकथा जो थी यह सृजनात्मक विधि है। क्या है, सृजनात्मक विधि मानी जाती है। और आत्मकथा में कह सकते हैं कि कथ्य के सभी गुण जो होते हैं मौजूद रहते हैं, ठीक है। अगले हम बात करेंगे संस्मरण की भाषा कैसी होती है। संस्मरण जो लिखे जाते हैं, देखिएगा, संस्मरण कह सकते हैं स्मृति के आधार पे कोई घटना जो घटी है, जो पुरानी चीज़ है उसको याद करके किया जाता है, लिखा जाता है। संस्मरण में जीवन के किसी महत्वपूर्ण घटना के बारे में लिखा जाता है। संस्मरण में क्या था, जीवन की जो कोई महत्वपूर्ण घटना होती है उस घटना के बारे में लिखा जाता है, कोई भी संस्मरण होता है। संस्मरण आत्मकथा की स्वयं देखो जो संस्मरण होता है उसमें पूरा नहीं लिखा जाता, बल्कि जीवन के किसी एक क्षण के बारे में लिखा जाता है जो संस्मरण होता है। संस्मरण जो होता है ना उसको बेहद सरल भाषा में वर्णन किया जाता है।
संस्मरण में जो लिखा जाता है सरल भाषा में चीज़ों का क्या करते हैं, हम वर्णन करते हैं। ठीक है, वर्णात्मक भाषा का प्रयोग होता है। संस्मरण में कैसी भाषा होती है, वर्णात्मक। संस्मरण में जो लेखक होता है वर्णात्मक, क्योंकि संस्मरण में जो लेखक होता है ना किसी घटना के बारे में डिटेल में बताता है, इसलिए क्या होती है उसकी भाषा कैसी हो जाती है, वर्णात्मक हो जाती है। संस्मरण में घटनाओं का, संस्मरण कैसे होता है भाई, जो घटना होती है घटनाओं का, विशेषताओं का आदि को रेखांकित किया जाता है। जो संस्मरण होता है उसमें जो घटनाएं हैं, जो रेखाएं, उसको वर्णन किया जाता है। अगला देखिएगा, संस्मरण प्रायः प्रसिद्ध व्यक्तियों पर लिखे जाते हैं। संस्मरण क्या है, ज़्यादातर जो प्रसिद्ध व्यक्ति हैं उन पर लिखे जाते हैं, जो ख्याति प्राप्त लोग हैं उन पर लिखे जाते हैं। लेकिन सामान्य व्यक्तियों पर भी संस्मरण लिखा जा सकता है। जो आम लोग हैं, जो कॉमन मैन है, उस पर भी संस्मरण क्या कर सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, संस्मरण में व्यक्ति के जीवन के किसी एक पक्ष का उजागर किया जाता है, एक पक्ष को बताया। संस्मरण में गंभीरता होनी बहुत ज़्यादा जरूरी है। संस्मरण में आत्मीयता और गंभीरता होनी बहुत ज़्यादा। संस्मरण में अलंकार की शैली होती है, अलंकारी शैली होती है, अलंकार की शैली होती है। ठीक है, किसमें, संस्मरण में। ठीक है, संस्मरण में अगर देखोगे तो लेखक इसमें ना तो प्रशंसा करता है और ना तो इसमें बुराई करता है, बल्कि वह क्या करता है, एक प्रकार से दोनों चीज़ों का बैलेंस बना करके चलता है। देखो, संस्मरण में ना तो प्रशंसा की जाती है ना तो बुराई की जाती है, बल्कि एक बैलेंस बना करके, एक तुलना बना करके संस्मरण को लिखा जाता है। ठीक है, संस्मरण में क्या होती है, वस्तुनिष्ठता होती है। वस्तुनिष्ठता का मतलब कि अगर किसी के बारे में अगर हम संस्मरण लिख रहे हैं तो इतना ज़्यादा ना उसके बारे में अच्छा ही बता दें कि ऐसा लगे जैसे आप उसकी बहुत ज़्यादा गुणगान कर रहे हो, या उसके बारे में इतनी भी कमीन बात बता दो कि जैसे आप उससे बहुत ज़्यादा घृणा करते हो। यानी संस्मरण लिखते समय हमें एक प्रकार से निष्पक्ष रह करके संस्मरण लिखना चाहिए। कि कैसा रह करके भाई, निष्पक्षता होनी बहुत ज़रूरी है, निष्पक्षता होनी बहुत जरूरी है। संस्मरण में निष्पक्षता, निष्कर्ष में लिख देना कि जो भी संस्मरण लिखे जाते हैं उसमें निष्पक्षता का होना बहुत जरूरी है। ना तो आप बुराई लिखे और ना तो आप इतना अच्छी बातें लिख दो कि वो आपको लगे कि आप तो उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। एक प्रकार से निष्पक्ष होकर के संस्मरण को लिखा जाना चाहिए। अगला अगर आप देखेंगे, हमारा जो नेक्स्ट रहेगा संस्मरण के बाद अगला देखिएगा, मैं आपको बताता हूँ। इसमें अगली हमारी है डायरी की भाषा। ठीक है, अगली कौन सी भाषा रहेगी, खास तौर से डायरी जो होती है, हम जो डायरी लिखते हैं, डायरी में किस प्रकार की भाषा का हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगर मैं डायरी की भाषा को, डायरी में कैसी भाषा होती है, डायरी में तो व्यक्ति जो होता है अपने निजी अनुभव लिखता है और डेली घटित होने वाली घटनाओं को लिखता है। खासतौर से जो डायरी होती है उसमें हमारे निजी अनुभव होते हैं और सुबह से लेकर के शाम तक हमारे साथ जो घटनाएं होती हैं उन घटनाओं को हम क्या करते हैं, उसमें लिखते हैं। डायरी में हम क्या करते हैं, लेखा जोखा करते हैं। जो व्यक्ति हमसे मिलते हैं या जो हमारे नए अनुभव होते हैं या हमने जो नए स्थान पर गए हैं या जो हमारे सामने नई नई घटनाएं होती है उसको डायरी में लिखा जाता है। डायरी में कह सकते हैं कि संक्षिप्त विवरण होता है। डायरी में क्या होता है भैया, संक्षिप्त, शॉर्ट में लिखा जाता है डायरी को। ठीक है, अगर बात है डायरी में क्या होता है, संक्षिप्त विवरण। डायरी में कह सकते हैं कि समय का विशेष महत्व है, समय और विशेष का यानी विशेष महत्व होता है। डायरी में हमारी क्या होती है, मानसिक स्थिति के बारे में। डायरी में क्या, हमारी मानसिक स्थिति क्या है, हमारी विचारधारा क्या है, हमारी फीलिंग्स क्या है, वो डायरी क्या करती है, व्यक्त करती है। यानी व्यक्ति के भावों का, विचारों का कौन व्यक्त करता है, डायरी व्यक्ति। यानी जैसे व्यक्ति के भाव होंगे, जैसे विचार होंगे, जैसे व्यक्ति की सोच रहेगी, उसी प्रकार से डायरी की भाषा भी होती रहेगी। ठीक है, डायरी में लेखक की जो भाषा होती है उसमें हमें व्यंग दिखाई पड़ता है। क्या दिखाई पड़ता है, व्यंगात्मक भाषा होती है। व्यंग और तेवर दिखाई पड़ते हैं लेखक के। डायरी में क्या हम व्यंग लिखते हैं या तेवर लिखते हैं। डायरी लिखते समय लेखक सच्चाई को लिखता है, इसलिए कई बार लेखक अपने भावों को और विचारों को और अनुभूतियों की हमें झलक दिखाई पड़ती है। लेखक की जैसे लाइफ होती है, लेखक की जैसी बातें होती है, उसी प्रकार से हमें डायरी में दिखाई पड़ती हैं। इन डायरी में खास तौर से अगर आप देखोगे तो उसमें हमें बहुत ज़्यादा व्यंगात्मक और तेवर दिखाई पड़ता है डायरी की भाषा में। अगर हम डायरी की बात करें तो डायरी में लेखक सच्चाई के साथ लिखता है, इसलिए कह सकते हैं कि सच्ची डायरी वही मानी जाएगी जिसमें लेखक अपनी अच्छी बातों को बताए और बुरी बातों दोनों को बताना चाहिए। ये नहीं कि अच्छा बता दे रहा, बुरा तो बता ही नहीं रहा, भाई सब सारा बताना चाहिए। ठीक है, डायरी में लेखक शिल्प का विशेष महत्व होता है। डायरी में कह सकते हैं जो लेखक होता है वह भावों का और विचारों का अधिक प्रयोग करता है।
इसलिए डायरी स्वाभाविक तौर से ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। इसमें लेखक किसी भी तरह के लालच लोभ में नहीं पड़ता है, इसलिए उसका उद्देश्य देखो, डायरी छपती नहीं है, इसलिए उसमें लेखक सामान्य भाषा का, जो खुद भाषा बोलता है उसी प्रकार की भाषा का प्रयोग करता है। डायरी में कोई साहित्यिक भाषा नहीं रहती है। डायरी में लेखक अपने बारे में ज़्यादातर लिखता है, इसलिए उसमें कोई भाषा की व्यक्तिगत विशेषता नहीं है, न उसमें अलंकार होते हैं, उसमें छंद होते हैं। सिंपल लैंग्वेज में, साधारण शब्दों में या सामान्य भाषा में जो लेखक की भाषा होती है वही डायरी की भाषा होती है। क्योंकि हर कोई व्यक्ति जो डायरी लिखता है वो बहुत ज़्यादा कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं करता, बहुत सिंपल लैंग्वेज में और बहुत आसान शब्दों में क्या करता है, उसको लिखता है। अगले देखेंगे यात्रा वृत्तांत की भाषा कैसी होती है भाई। अगला हमारा क्या, यात्रा वृत्तांत। ध्यान से सुनिएगा, यात्रा वृत्तांत। देखो यात्रा वृत्तांत की बात करें तो यात्रा वृत्तांत क्या है, यात्रा वृत्तांत भी एक साहित्यिक विधा है जिसमें लेखक अगर कहीं पर घूमने फिरने गया है तो उस स्थान का वर्णन करता है, जो उस जगह के बारे में क्या करता है, बताता है। जैसे यात्रा वृत्तांत में खास तौर से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं, दूसरे स्थान से तीसरे स्थान तक जाते हैं, तो इन्हीं चीज़ों का ज़्यादातर क्या किया जाता है, वर्णन किया जाता है। यात्रा वृत्तांत जो होते हैं उसकी भाषा क्या होती है, संस्कृत निष्ठ भी हो सकती है। लेखक की जो जैसी भाषा होगी वैसे यात्रा वृत्तांत की भी भाषा हो सकती है। यात्रा वृत्तांत बहुत ज़्यादा आत्मीय होता है। देखो यात्रा वृत्तांत में लोग वहीं पर घूमने फिरने जाते हैं, जो चीज़ें उनको अच्छी लगती हैं, तो यात्रा वृत्तांत के जरिए यात्रा वृत्तांत से लेखक का क्या बहुत ज़्यादा जुड़ाव होता है। यात्रा वृत्तांत में लेखक अपने निजी अनुभव लिखता है, खासतौर से अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है, इसलिए कह सकते हैं उसकी जो भाषा होती है बहुत ज़्यादा, एक प्रकार से भाषा देखो बहुत ज़्यादा सरल भाषा होती है, या लेखक के अनुरूप उस भाषा में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, भाषा से हमारा अभिप्राय है सिर्फ शब्दों का प्रयोग नहीं, उन शब्दों के भाव से भी हम होता है। देखो खासतौर अगर मैं यात्रा वृत्तांत की बात करूँ तो यात्रा वृत्तांत में लेखक उस भाषा का प्रयोग करता है, जैसे जहाँ पर घूमने गया है वहाँ के लोग कैसे बोलते हैं, उनका रहन सहन कैसा है, वो लोग कैसे हैं, इस प्रकार की चीज़ों का क्या करता है, ज़्यादा से ज़्यादा वर्णन करता है। लेखक जिस भाषा में अपने अनुभव को व्यक्त करता है उसी में वो अपनी भाषा को व्यक्त करता है। देखो खास तौर से जितने भी सृजनात्मक लेखन है, सृजनात्मक लेखन में व्यक्तिक लेखन है, सृजनात्मक लेखन बोल रहा हूँ भाई, व्यक्तिक लेखन है। ठीक है, देखिएगा व्यक्तिक लेखन में लेखक जो होता है अपने बारे में लिखता है और अपने बारे में ज़्यादा से ज़्यादा, तो लेखक की जो भाषा होती है, लेखक अपनी ही भाषा में ज़्यादातर जो व्यक्तिक लेखन होता है उसको लिखता है। अगर जैसे बात करूँ जैसे आत्मकथा है तो लेखक की जो भाषा होती है वही कह सकते हो कि एक प्रकार से आत्मकथा की भाषा बन जाती है। आत्मकथा में कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है, लंबे लंबे शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है। उसी प्रकार से अगर मैं संस्मरण की बात करूं तो संस्मरण को याद करके लिखा जाता है। तो अगर संस्मरण की भाषा की बात करूं तो संस्मरण की भाषा को भी बहुत ज़्यादा आसान शब्दों में लिखा जाता है। संस्मरण की भाषा संस्कृत की जो भाषा होती है उसमें कुछ कठिन शब्द जरूर हो सकते हैं, क्योंकि बहुत पुरानी घटना है, उस समय क्या पता उस कठिन शब्दों को बोला जाता हो, आज वो बदल गए हो या आज उनका आकार बदल गया। तो संस्मरण की जो भाषा होती है वह पुरानी भाषा हो सकती है, क्योंकि जिस समय का वो घटना हो उस घटना में कैसी भाषा बोली जाती है उस आधार पर हो सकता है। संस्मरण में देखोगे तो खास तौर से इसमें लेखक होता है, कोई अन्य व्यक्ति होता है। ठीक है, तो कह सकते हैं कि इसमें लेखक जो अन्य व्यक्ति होता है, जो उस समय की घटना होती है उस घटना को ध्यान में रख करके भाषा का निर्माण करता है। अगर हम डायरी की बात करें तो डायरी में खास तौर से जो लेखक होता है वो बहुत ज़्यादा व्याकरण वाली भाषा नहीं लिखता है या अलंकारों का प्रयोग नहीं करता है, छंदों का, बल्कि सामान्य भाषा, साधारण भाषा, जो भाषा सामान्य रूप से वो समझ सकता है या आम बोलचाल, क्योंकि लेखक को पता है कि जो डायरी है उसका तो छपना है नहीं है, इसलिए लेखक को सामान्य भाषा में या सिंपल लैंग्वेज में उसको लिखता है। यात्रा वृत्तांत की बात तो यात्रा वृत्तांत को खास तौर से वर्णनात्मक में लिखा जाता है, वर्णन किया जाता है। और यात्रा वृत्तांत में कह सकते हैं कि जो लेखक होता है जहाँ पर घूमने फिरने गया वहाँ के लोगों की कैसी भाषा है या उसकी कैसी भाषा है, उसका प्रभाव हमें यात्रा वृत्तांत पर पड़ता है। यात्रा वृत्तांत में और यात्रा वृत्तांत में अगर आप देखोगे कि जहाँ पर घूमने फिरने लोग जाते हैं, कोई भी यात्रा वृत्तांत हो, उसकी भाषा खास तौर से क्या होती है, वर्णनात्मक। यानी जब वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, दूसरे स्थान से तीसरे स्थान पर जाता है, इस प्रकार से जब लेखक एक स्थान से दूसरे स्थान को बदलता है या चेंज करता है तो स्थान के बदलने से भाषा में निखार भी आ सकता है या भाषा बदल सकती है, या उसी प्रकार से भाषा उसकी रहती है जब स्थानों को क्या करता है, चेंज करता है या उनमें परिवर्तन करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा हमारा चैप्टर क्या, चैप्टर नंबर 12वां क्या, भाषण के लिए लेखन। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर जो हमारा इंपॉर्टेंट रहेगा, जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा आ सकता है, देखिए सबसे पहले 12.5 समाचार की भाषा और उसका लेखन। देखो
समाचार आधुनिक संप्रेषण के महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, यही कह सकते हैं जो समाचार होता है मौजूदा समय इसका बहुत बड़ा स्थान है। समाचार किस प्रकार से, जैसे पत्र पत्रिकाओं में समाचार छपता है, रेडियो में समाचार आता है, टेलीविज़न पर समाचार आता है। ठीक है, जो समाचार होते हैं तीनों ही माध्यम में जो समाचार होते हैं उसको लिखा जाता है। अखबारों में जो लिखित रूप होता है उसको छापा जाता है, बल्कि रेडियो और टेलीविज़न में जो समाचार होते हैं इसको पहले लिखा जाता है और फिर उसको मौखिक रूप से या आकर के बताया जाता है। अगर हम समाचार पत्रों की बात करें, जो समाचार की भाषा की बात करें, ठीक है, तो समाचार की जैसे बात हो, समाचार में भाषा महत्वपूर्ण होती है। जो इसमें चित्र होता है, जो समाचारों में खास करके जो चित्र होता है, जो फोटो आती ना, जो चित्र होता है, चित्र भी बड़ा महत्वपूर्ण होता है। समाचारों में संकेतों का भी बड़ा यूज होता है, जो संकेत होते हैं। ध्वनि का भी बड़ा यूज होता है, जो समाचार होता है ना, इस प्रकार के समाचारों में क्या करते हैं, इन सब का हम बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। ठीक है, समाचार जो लिखे जाते हैं, खास तौर पर मैं समाचार की बात करूँ तो समाचार में 5 बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। क्या भाई, 5 बातें कौन कौन सी? संदेश, समाचार जब लिखा जाता है उस कोई न कोई संदेश होता है, तभी तो समाचार लिखा जाएगा। जैसे कोई घटना का संदेश मिला, कोई घटना घटी तो क्या हो गई, वह एक संदेश है। समाचार में क्या, सबसे पहले हमारे पास कोई मैसेज होता है, यह संदेश क्या होता है, एक प्रकार से संदेश है, मैसेज है। फिर उसको क्या करेंगे, हम उसका संप्रेषण करेंगे। प्रेषक होता है ना जो उसको लिखेगा, ठीक है। फिर उसका संपादक होता है, यानी एडिटर जिसको हम बोलते हैं ना। संदेश के बाद क्या बोला आपने? पहला क्या होता है, संदेश होता है, यानी हमारे पास एक मैसेज होता है समाचार में, पहले मैसेज है। दूसरा क्या होता है, प्रेषक होता है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कम्युनिकेटर, जो लेकर के आया। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल दूँ, जैसे मान लो कि पता चला भैया कि दिल्ली में बहुत बड़ा हादसा हो गया है, तो संदेश आया ना हमारे पास, दिल्ली में हादसा हो गया। मैंने क्या किया, मैंने अपने संवाददाता को भेज दिया, भैया जा तू रिपोर्ट कवर करके ला। तो वहाँ से क्या करेगा, कम्युनिकेट करेगा, सूचना देगा। सूचना उसकी आ गई, मैं क्या करूँगा, उसको फिर एडिट करूँगा। भाई उसने बहुत सारी सूचनाएं दे दी है ना, दुनिया भर की बातें बता दी। फिर तीसरा क्या, क्या होगा, संपादक यानी एडिटर होगा। अरे जो उसने खबर दी उसको एडिट करनी पड़ेगी ना, जो सारा बता रहा हो थोड़ा ही लिखा जाएगा, कैसे लिखा जाएगा कैसे नहीं लिखा, उसको क्या करेंगे, एडिट करेंगे। फिर कोई हमारा माध्यम होगा। माध्यम में क्या होता है, जैसे हमें जो हमारी खबर है अखबार में जाएगी या टीवी पर जाएगी या रेडियो पर जाएगी, हमारा क्या होता है, कोई न कोई माध्यम होता है, जिस माध्यम का प्रयोग करके हम क्या करते हैं, समाचार को लोगों तक पहुंचाते हैं। पत्रों के जरिए या पत्रिकाओं के जरिए या टीवी के जरिए या रेडियो के जरिए क्या करते हैं, हम अपने समाचार को पहुंचाते हैं। और फिर हमारा क्या होता है, उसको कोई रिसीव करता है, जो हमारा पाठक होता है या हमारा दर्शक होता है। ये 5 बातें जो होती हैं ये हर समाचार पत्र में इम्पोर्टेंट होती हैं। ठीक है, समाचार लेखन, जो समाचार लिखे जाते हैं ना कई चीज़ों पर, जैसे शिक्षा से जुड़े समाचार लिखे जाते हैं, विज्ञान से जुड़ी खबरों पर समाचार लिखा जाता है, तकनीकी से जुड़ी खबरों पर समाचार लिखा जाता है, उद्योग से संबंधित खबरों पर समाचार लिखा जाता है, व्यवसाय से रिलेटेड चीज़ें उस पर समाचार लिखा जाता है, जो हमारा शासन प्रशासन होता है उस पर समाचार लिखा जाता है, सरकार से जुड़ी खबरों पर समाचार लिखा जाता है, समाज कल्याण से जुड़ी खबरों पर समाचार लिखा जाता है, राजनीति से, ठीक है, राजनीति जो होती है, राजनीति से जुड़ी खबरों पर समाचार लिखा जाता है, मनोरंजन से जुड़ी खबरों पर समाचार लिखा जाता है, कला से संबंधित खबरों पर समाचार लिखा जाता है, और जो हमारी संस्कृति होती है, सभ्यता होती है, उससे जुड़ी कोई खबर होती है उस पर भी समाचार लिखा जाता है। आप गलत ध्यान सुनूंगा, क्या बताऊंगा, समाचार को हम प्रभावी कैसे बना सकते हैं, यानी अगर हमें कोई समाचार लिख रहे हैं तो समाचार को कैसे, उसका प्रभावी लेखन कैसे किया जा सकता है, समाचार को प्रभावी कैसे बनेंगे। तो समाचार को हमें संक्षिप्त में लिखना चाहिए। हमारा कोई भी समाचार है उसको पहले क्या लिखो भाई, संक्षिप्त में, यानी शॉर्ट में लिखना चाहिए, बहुत विस्तार से नहीं। समाचार में हमारा जो समाचार होता है उसके संदेश में नवीनता होनी चाहिए, यानी हमारा समाचार बिल्कुल नया होना चाहिए, यानी 4 दिन की पुरानी खबर है क्या। दूसरी नवीनता, भाई बिल्कुल नई खबर होनी चाहिए समाचार में, यानी पुरानी 4 दिन की बासी खबर दे रहे हो। अगला, समाचार को कैसे आप बेहतर बना सकते हैं, समाचार में ऐसा संदेश हो जिससे लोगों में कौतूहल हो, जो लोग जानना चाहते हैं हमें वही खबरें लोगों को देनी चाहिए। जिन लोगों के मन में जो जिज्ञासा है, जो लोग जानना चाहते हैं उसी प्रकार की खबरें दें। ठीक है,
समाचार ऐसा हो जो जनता को प्रेरित करे या जनता को इन्फॉर्मेशन दे। समाचार ऐसा हो जो जनता को प्रेरित करे या जनता में कोई जागरूकता लाए, ऐसे समाचार होना चाहिए। समाचार तथ्यपरक होना चाहिए, यानी बिल्कुल सही होना चाहिए, नहीं झूठी खबरों पर समाचार बना दे रहे हो। तथ्यपरक नहीं, बिल्कुल होना चाहिए। समाचार ऐसा होना चाहिए जिसमें बहुसंख्यक लोगों की रुचि हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस समाचार से जुड़े हों या उस समाचार से उन पर कोई न कोई प्रभाव पड़ता हो। समाचार उन्हीं चीज़ों पर लिखा जाए। ये बहुसंख्यक जो लोग हैं, लोगों की रुचि हो, समाचार उन्हीं विषयों पर लिखे जाते हैं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े हैं। जब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की रुचि हो, उन्हीं विषयों पर क्या किया जाता है? समाचार लिखा जाता है भाई, ठीक है। अब बात करें समाचार के क्या क्या गुण होते हैं। समाचार के गुणों पर बात करेंगे। तो समाचार का पहला गुण क्या था? अद्यनता। अद्यनता का मतलब कि समाचार का जो मूल्य होता है, जो महत्व होता है, जो घटना है, जो विषय है, जो हम समाचार देते हैं, वो बिल्कुल तुरंत जनता तक पहुंचना चाहिए। समाचार का तभी महत्व होगा। अद्यनता नहीं, समाचार जैसे हमको मिले तुरंत ही हमें जनता तक, लोगों तक पहुंचाना चाहिए। अद्यनता यानी समाचार जो होता है तुरंत के तुरंत घटनाओं को हमें पहुंचाना पड़ता है। जैसे कहीं पर आंधी तूफान है, उसकी घटनाएं तुरंत दी जाती है। जैसे भाई कहीं पर मौसम खराब है, या समाचार कुछ ऐसे होते हैं जिनको तुरंत हमें दर्शकों को बताना पड़ता है। यदि समाचार देरी से दिया जाए तो समाचार का कोई महत्व नहीं है। क्या है? अगर समाचार आपको देरी से मिलता है तो कोई महत्व नहीं। एक बात बताओ भाई, भूकंप आने वाला था, भूकंप की खबरें, मान लो जैसे बाढ़ आने वाली थी, या मान लो कोई भूकंप आने वाला था, बहुत बड़ा तूफान आने वाला था, अरे खबर तुमको बाद में लेके उसका कोई महत्व नहीं। समाचार में अद्यनता यानी समाचार तुरंत ही हमको प्राप्त नहीं, तुरंत के तुरंत दर्शकों को मिलना चाहिए। अगला, समाचार के दूसरे गुण क्या है? नवीनता। नवीनता, समाचार में जो घटनाएं हैं, जो विषय हैं, वो बिल्कुल नए होने चाहिए, हट करके होने चाहिए। ऐसे समाचार जनता को ज़्यादा आकर्षित करते हैं जिनमें नई घटनाएं होती हैं, या जिन समाचारों को रोचक ढंग से प्रस्तुत किया जाता है, वो समाचार क्या होते हैं? नवीनता होनी चाहिए समाचार पत्रों में, बिल्कुल नई चीज़ें होनी चाहिए। समाचार का अगला गुण क्या है? निकटता। निकटता का मतलब ऐसे समाचार होने चाहिए जो पाठक में रुचि पैदा करें। देखो, समाचार वो व्यक्ति वही सुनता है जो उसकी आसपास की खबरें हैं, ठीक है, या जैसे आपके शहर की खबरें हैं, आपके ज़िले की खबरें हैं, आपके राज्य की खबरें हैं, आपके देश की। नहीं, समाचार पाठक को वही समाचार सुनाए जाएं जो उसके आसपास के हों, उसके देश के हों, या जिससे हमारा जो पाठक है जुड़ा हो। समाचार में खास तौर से जो लोग होते हैं, उसमें फिल्म के बारे में, गली मोहल्ले के बारे में, बिजली के बारे में, पानी कटौती के बारे में, या अपने आसपास घटित होने वाली घटनाओं को जानने के लिए समाचार पढ़ते हैं। तो समाचार हमें उसी प्रकार से लिखें जो लोग जो उससे जुड़े हों, यानी निकटता होनी बहुत है। समाचार में अगली क्या होती है? निष्पक्षता। क्या है भाई? निष्पक्षता। समाचार को निष्पक्ष होकर के ईमानदारी के साथ लिखना चाहिए, कि बिना किसी का पक्ष लिए या बिना किसी की साइड लिए। मान लीजिए दो पक्षों में लड़ाई हो गई है, तो अगर तुम समाचार लिख रहे हो तो नहीं तुम्हारा कोई जानकार है तो उसकी साइड में समाचार लिख दिया, ऐसा नहीं करना है। समाचार को हमें निष्पक्ष होकर के या तटस्थ होकर के समाचार लिखना चाहिए। कोई वर्ग है, कोई समूह है, समाचार लिखते समय हमें ऐसा न लिखें जिससे लोगों के दिल पे ठेस पहुंचे। उदाहरण के लिए, अगर कोई सीमा विवाद है, या कोई दंगा हो गया है, या कोई जातीय संघर्ष है, तो ऐसे नाजुक विषयों पर समाचार लिखते समय हमें निष्पक्ष होना बहुत आवश्यक है। यानी किसी के भैया साइड मत लो समाचार लिखते समय, तुम्हारा कोई जानकार नहीं है, ऐसा मत करिए। समाचार को बिल्कुल सही लिखिए, निष्पक्ष के साथ, यानी उसमें अपनी बातें मिला दो, मिलावटी कर दो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना समाचार में। समाचार की अगली विशेष गुण क्या है? यथार्थता। इसका मतलब होता है कि समाचार लिखते समय हमें सही तथ्यों का वर्णन करना चाहिए। समाचार जो जैसे हमें मिला है वैसे ही हमें दर्शकों तक पहुंचाना चाहिए, अपनी तरफ से उसमें कुछ ना जोड़ें। समाचार आपको जैसे मिला है आप लोगों तक वैसे पहुंचा दे, उसमें आप कुछ ना जोड़ें। यथार्थता यानी समाचार में सच्चाई होनी बहुत जरूरी है, और समाचार में बिल्कुल मिलावट ना करें, अपनी तरफ से कुछ भी ना जोड़ें, काट छांट कुछ भी न करें। समाचार जो
बिल्कुल जैसी घटना घटी है घटना का हूबहू हमें वर्णन करना है। अपनी तरफ से उसमें कोई काल्पनिक बातें हमको ऐड नहीं करनी चाहिए या हमको मिलानी नहीं चाहिए। ठीक है, तो खास तौर से अगर ये रहेगा समाचार की भाषा और उसके लेखन में अगर आपसे पूछा गया तो आपको यही लिखना होगा। ठीक है, क्या है वाद विवाद और वार्तालाप की भाषा। देखो भाषण में, देखो अगर कहीं पर भाषण दिया जाता है ना, भाषण होता है तो भाषण में क्या होता है भाई, जो बोलने वाला जो वक्ता होता है वह बोलता रहता है और जो सुनने वाले बिल्कुल शांत होकर के सुनते रहते हैं। क्या होता है, अगर भाषण होता है, भाषण, तो भाषण में जो बोल रहा जो वक्ता है, वक्ता मुखर होकर के बोलता रहता है और जो सुनने वाले जो श्रोता हैं वो शांत होकर के स्थिर होकर क्या कहते हैं, सुनते रहते हैं। और कह सकते हैं कि जो भाषण होता है उसमें एक तरफ से बोला जाता है, दूसरी तरफ से ना तो कोई सवाल जवाब किया जाता है ना तो कुछ कहा जाता है। भाषण होता नहीं, जैसे बड़े बड़े नेता जैसे मोदी हैं, नरेंद्र मोदी जी हैं, राहुल गांधी हैं, मायावती हैं, ममता बनर्जी हैं, केजरीवाल हैं, दुनिया कोई भी नेता हो भाई, कोई भी नेता होता है और नेता की रैली में देखा होगा ना, नेता एक तरफ से बोल रहा है बल्कि जनता सिर्फ मंत्रमुग्ध होकर के नेता का भाषण सुन रही है। नहीं, जनता कोई जवाब नहीं देती, जनता कोई भी कुछ नहीं सवाल जवाब करती, बल्कि नेता जो बोल रहे हैं एक, यानी इसमें एक तरफ से धारा प्रवाह होता है, नहीं एक दिशा में संप्रेषण होता है, नहीं एक तरफ से बोला जा रहा है, जब दबा के खूब ज़्यादा बोला जाता है, दूसरी तरफ से कोई नहीं। अब बात रही भैया वाद विवाद क्या होता है, क्यों भाषण में रिपीट करना वो भाषण वाला क्या बोले हैं, वाद विवाद होता है। देखिए अगर वाद विवाद की बात करें तो वाद विवाद में संप्रेषण की ऐसी क्रिया होती है जिसमें श्रोता स्थिर रहते हैं लेकिन दूसरा वक्ता पहले वक्ता के विरोध में अपना विचार। देखो वाद विवाद क्या होता है, वाद विवाद में क्या होता है, वाद विवाद जैसे मान लीजिए कि मैंने कोई बात बोली, ठीक है, जैसे दो पक्ष होते वाद विवाद में, दो पक्ष हैं, एक पक्ष ने कोई बात बोली, दूसरा पक्ष उस बात को काट करके कोई दूसरी बात बोलता है, यानी एक पक्ष के विरोध में जब दूसरा पक्ष अपना विचार व्यक्त करता है तो क्या होता है, वाद विवाद होता है। ठीक है, अर्थात वाद विवाद किसी एक विषय पर दो वक्ता पक्ष विपक्ष में अपनी जब दलीलें प्रस्तुत करते हैं तो उसको वाद विवाद बोलता ना। कह रहे कि वाद विवाद में क्या था, ये वाद विवाद बताऊँ कैसे था, जैसे मान लो कि भाई दो पार्टी है, जैसे एक कांग्रेस है दूसरा बीजेपी है। बीजेपी वाला कह रहा है कि भाई सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, तो कांग्रेस वाला कह रहा है नहीं सरकार तो बहुत ख़राब काम कर रही है, सरकार कुछ नहीं कर पा रही है, महंगाई बढ़ गई है। तो बोलेगा नहीं महंगाई नहीं बढ़ी, हमारा देश का डंका बज रहा है, 317 हट गई है, राम मंदिर बन गया। तो क्या है, वाद विवाद होता ना। वाद विवाद में क्या होता है कि इसमें अगर मैं बात करूँ तो वाद विवाद में दो वक्ता होते हैं और एक पक्ष में बोलता है दूसरा विपक्ष में बोलता है, अपनी दलीलें प्रस्तुत करते हैं, यही क्या होता है, वाद विवाद होता है। तुम सबने डिबेट में देखा होगा ना, डिबेट में जो आते हैं एक तरफ से देखोगा बीजेपी के स्पोक पर्सन बैठा है, दूसरा कांग्रेस का बैठा है, तो बीजेपी वाला बताएगा कि सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, सरकार की प्रशंसा करेगा, सरकार की योजना के बारे में बताएगा, और इधर से जो कांग्रेस वाले होंगे वो बताएंगे सरकार अच्छा काम नहीं कर पा रही है, महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, सरकार को हटा देना चाहिए, सरकार करप्शन कर रही है, इस सरकार में भ्रष्टाचार हो गया, करप्शन। ये क्या है, यही तो वाद विवाद होता ना। यानी जब दो वक्ता होते हैं, एक पक्ष में बोलता है और दूसरा विपक्ष में अपनी दलीलें प्रस्तुत करता है, वही क्या होता है, वाद विवाद होता है। विषय के पक्ष में चयन करना वाद विवाद का आवश्यक होता है। एक ही विषय के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पक्षों को चुन करके उसे प्रभावी बनाया जा सकता है। जैसे कोई विषय है, जैसे हमारा विषय है बेरोजगारी, ठीक, हमारा विषय का भैया बेरोजगारी, और बेरोजगारी पर दो लोग हैं, एक कह रहा कि नहीं बेरोजगारी बिल्कुल नहीं बढ़ी है, बल्कि लोगों को रोजगार मिल रहा है, जिसमें जितनी योग्यता है उसको उसी प्रकार से नौकरियां मिले, और दूसरा बोला नहीं बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है, रोजगार लोगों को नहीं मिल पा रहा है, और आप बिल्कुल गलत बोल रहे हैं, इतनी संख्या में लोग बेरोजगार हैं, घूम रहे हैं, उनको नौकरी नहीं मिले। कहने का मतलब एक ही विषय पर जब दो लोग अलग अलग बातें बोलते हैं, एक पक्ष में बोलता है यानी एक पॉजिटिव बोलता है और एक नेगेटिव बोलता है, वही क्या था, वाद विवाद होता है। क्या होता है, एक पॉजिटिव बोलता है और एक नेगेटिव बोलता है, वो क्या होता है, वाद विवाद होता है। अगर मैं जैसे वार्तालाप की बात करूं, वार्तालाप क्या होता है, वार्तालाप एक प्रकार की क्या होती है, बातचीत होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, वार्तालाप, या लिखित और मौखिक दोनों हो सकती है। इसमें सार्वधिक महत्वपूर्ण होता है कि
जो वार्तालाप में क्या होता है कि हम प्रश्न का निर्माण करते हैं, क्वेश्चन आंसर पूछा जाए। वार्तालाप सामान्य रूप से जब लोग 2-4 लोगों को जब हम बैठा लेते हैं और सामान्य चर्चा करते हैं, वही वार्तालाप होता है। यानी उसमें कोई वाद विवाद नहीं होता है, न तो कोई पक्ष में बोलता है, न तो कोई विपक्ष में बोलता है, बल्कि उसमें हर कोई व्यक्ति जो सही होता है वो बताता है। यानी जो वार्तालाप होते हैं वो सामाजिक वार्तालाप होता है, राजनीतिक वार्तालाप होता है, आर्थिक वार्तालाप होता है, सांस्कृतिक वार्तालाप होता है। खास तौर से जो डिबेट होती हैं वो वार्तालाप ही होती है। कोई डिबेट है, जैसे कोई विषय है उस पर लोग डिबेट कर रहे हैं, जैसे एजुकेशन शिक्षा है तो शिक्षा पर लोग क्या कर रहे हैं, वार्तालाप कर रहे हैं। जैसे कोई बता रहे नहीं भाई शिक्षा में बदलाव होना चाहिए, शिक्षा में ये सब करो, कोई बोला नहीं भाई शिक्षा में एक काम करो कि आजकल के बच्चों पर बहुत ज़्यादा प्रेशर हो गया है, बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं, बच्चे सुसाइड कर ले रहे हैं, बच्चों के ऊपर नंबर का बहुत ज़्यादा प्रेशर है। तो क्या था, एक प्रकार की वार्तालाप। आप सबने टीवी पर इस प्रकार के कई सारे वार्तालाप देखे होंगे जिसमें डिबेट होती ना, वार्तालाप होती है। इसमें राजनेता, फिल्मी हस्ती, साहित्यकार, कलाकार, रक्षा विशेषज्ञ वार्तालाप में शामिल होते हैं। खासतौर से जो डिबेट होती है, जो टीवी पर डिबेट होती नहीं आती नहीं, वो वार्तालाप है। क्या होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, वार्तालाप, जिसे हम परिचर्चा बोलते हैं। यानी देखो डिबेट में क्या होता है, वार्तालाप में हमारा कोई न कोई विषय होता है और उसमें बहुत बड़े बड़े लोगों को बुलाया जाता है जो विशेषज्ञ होते हैं, जो एक्सपर्ट होते हैं, ठीक है। जिसमें कोई कलाकार होगा, कोई साहित्यकार होगा, कोई वैज्ञानिक होगा, कोई नेता होगा, कोई बुद्धिजीवी व्यक्ति होगा। यानी जो डिबेट होती है टीवी पर ना, बड़ी बड़ी डिबेटें होती हैं, वही क्या वार्तालाप होता है। वार्तालाप में क्या करते हैं लोग, किसी एक विषय पर कोई हल निकालते हैं या उस पर कोई क्या करते हैं, चर्चा करते हैं या परिचर्चा करते हैं। वही हमारा क्या होता है, वार्तालाप। जो टीवी पर डिबेट नहीं होती है, बुला करके 4 लोगों को बुला करके और एक टॉपिक, एक विषय को रख करके बात किए, वही हमारा क्या होता है, वार्तालाप होता है। ठीक है, हेलो। हमारा चैप्टर क्या है, चैप्टर नंबर 5, भाषिक कला के विभिन्न पक्ष। तो सबसे पहले हम देखेंगे भाषा के कौन कौन से पक्ष होते हैं। तो सबसे पहले जैसे लिखित भाषा होती है, मौखिक भाषा होती है और आंगिक भाषा होती है। तो इसमें भाषिक कला के कौन कौन से पक्ष हैं। अगर मैं लिखित भाषा की बात करूँ तो लिखित भाषा में इसके भाषा के कौन कौन से रूप हैं, लिखित भाषा, मौखिक भाषा, आंगिक भाषा। तो अगर मैं बात करूँ जो लिखित भाषा होती है उसमें कौन कौन से गुण होते हैं, जैसे उसमें प्रसाद गुण होता है, ठीक है, ओज गुण होता है, ओज होता है, और मधुर्य, ये 3 प्रकार के गुण होते हैं। ठीक है, प्रसाद गुण वहाँ होता है जहाँ पर भाषा सरल और सहज होती है। प्रसाद गुण क्या होता है कि लिखित भाषा में जब भाषा सरल है, सहज है, उसका मतलब क्या है कि वहाँ पर प्रसाद गुण है। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, वहाँ पर प्रसाद गुण होता है। ठीक है, ओज का मतलब क्या था, ओज गुण क्या होता है, ओज का मतलब होता है तेजस्वनी। यानी ऐसी कविता, ऐसी चीज़ों में जिसको पढ़ने से हमारे मन में उत्साह आता है, उत्तेजना आती है, या हमारा जो मन होता है रोमांचित हो जाता है, उस गुण को क्या बोलते हैं, ओज गुण बोला जाता है। ठीक है, हम उसको क्या बोलते हैं, ओज गुण या वीर गुण या रौद्र रूप भी कहा जाता है। मौधुर्य का मतलब, मौधुर्य गुण क्या होता है, मौधुर्य का मतलब होता है मिठास। मौधुर्य युक्त रचना को पढ़ने से हमारा मन जो होता है प्रफुल्लित हो जाता है, हमारे मन में या भाव हमारे मन को क्या कर देता है, द्रवित कर देता है। सीधे कहे जा सकते हैं तो जो मधुर गुण होता है वो हमें द्रवित कर देता है, हमें प्रसन्न और हमें खुश कर देता है। यानी क्या होती है, लिखित भाषा में 3 गुण हैं, प्रसाद गुण है, ओज गुण है और मधुर गुण होता है। ठीक है, अगला हमारे क्या होती है, मौखिक भाषा। ठीक है, अगर मैं मौखिक भाषा की बात करूँ तो मौखिक भाषा में क्या होता है, तो मौखिक भाषा में संदर्भ होता है, फिर संदेश होता है, फिर संपर्क होता है, फिर इस प्रकार की मौखिक भाषा में बहुत ज़्यादा कोड यूज कर। देखो अगर देखोगे जिस भाषा के जिस रूप में हम अपने विचारों को बोल करके प्रकट करते हैं वो मौखिक भाषा होती है। यानी मौखिक भाषा में क्या करते हैं, इसमें हम हमारे मन में जो विचार होते हैं हम उसको क्या करते हैं भाई बोल करके प्रकट करते हैं ना, बोल करके बताते हैं ना। मौखिक भाषा में खास तौर से ना, मौखिक भाषा में वक्ता श्रोता से सीधे जुड़ा रहता है। जैसे मैं कुछ बोल रहा हूँ तो आप सब लोग सुन रहे हैं ना, इसका मतलब क्या, खास तौर मौखिक भाषा में आप सब जो गूगल मीट पर जुड़े हो तो कैसे है, मौखिक भाषा ही तो है ना जो आपको सुनाई दे। इस संदर्भ में देखोगे इसमें केंद्रीय भाव रहता है। देखो वक्ता ही बोलता है और श्रोता सुनता रहता है। देखो मौखिक भाषा में क्या होता है, इसमें जो वक्ता होता है वह लगातार वह बोलता रहता है और श्रोता क्या करते हैं, उसको सुनते रहते हैं। ये मौखिक भाषा की बात करूँ, यानी मौखिक भाषा में जो उच्चारण है यानी जो वाक्य है
इसको बहुत बड़ा रोल होता है, यानी जो वाक्य है यानी जो उच्चारण है उसका बड़ा महत्व होता है। दूसरा भाषा का बड़ा महत्व होता है, किसमें? मौखिक भाषा में। एक तो उच्चारण का और दूसरा भाषा का विशेष महत्व हमें देखने को मिलता है। भाषा के उच्चारित रूप में, जो भाषा का उच्चारित रूप होता है हमारे हृदय में, जैसे करुणा है, दया है, मैत्री है, व्यंग है, क्रोध है आदि भाव को जगाते हैं। ठीक है, ये मौखिक भाषा की बात करें। अगर मैं आंगिक भाषा की बात करूं, आंगिक भाषा के कौन कौन से पक्ष? आंगिक भाषा संभवतः संप्रेषण का सबसे पुराना माध्यम है। देखो, सबसे पुराना भाषा का जो माध्यम पता है, आंगिक भाषा है। पहले लोग सिर्फ इशारों में बात करते थे। सबसे पहले आंगिक भाषा, यानी जब आदमी कह सकते शिकारी संग्रह करता था या जंगलों में निवास करता था, उस समय आंगिक भाषा होती थी भाई। जब कह सकते पाषाण काल जिसको बोलते हैं ना, जब खाना बदोश लोग जीवन जिया करते थे। यदि हम गौर करें तो आज भी हमारे जीवन में आंगिक भाषा का महत्व है। भाषा लिखित रूप में आ गई, लेकिन फिर भी कई बार हम भाषा के लिए आंगिक भाषा का प्रयोग करते हैं। आंगिक भाषा जैसे हमारी भाव भंगिमा है, या हमारा बालाघात है, या हमारे जब हम किसी चीज़ को बोलते नहीं और क्या करते हैं, हम सिर्फ अपने भाव के जरिए या अपने भाव भंगिमा के जरिए व्यक्त करते हैं, तो क्या होती है? हमारी आंगिक भाषा होती है। जैसे हमसे किसी ने कोई बात पूछी है तो हम कई बार हाँ में सर हिला देते हैं, तो क्या है? यह हमारी आंगिक भाषा हो जाती है। यदि वस्तुतः देखा जाए तो भाषा का लिखित रूप सरोवर तालाब के जैसा है और उच्चारित रूप प्रवाह के जैसा होता है, सरिता नदी की तरह होता है। ठीक है, लेकिन आंगिक भाषा कहते, आंगिक भाषा भाषा का सबसे पुराना रूप है। इसमें क्या होता है? खास तौर से हम इसमें ना तो बोलते हैं, ना तो उच्चारण करते हैं, ना तो लिखते हैं, बल्कि अपनी बातों का, अपनी भावनाओं का क्या करते हैं? इशारों के जरिए, भाव भंगिमाओं के जरिए हम क्या करते हैं? व्यक्त करते हैं। वही हमारी क्या होती है? आंगिक भाषा होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा क्या? भाषा की उपयोगिता। ठीक है, क्या है? भाषा की उपयोगिता। देखो, भाषा की परिभाषा से हम उसे समाज के सदस्यों के बीच परस्पर संपर्क। देखो, भाषा क्या करती है? समाज में परस्पर हमें संपर्कों को जोड़ती है। यानी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति कैसे कैसे जुड़ता है? भाई भाषा के जरिए जुड़ता है। ठीक है, किस प्रकार से? जब हम संवाद करते हैं, जब हम संप्रेषण करते हैं, तो क्या करते हैं? समाज। तो भाषा की उपयोगिता क्या है? देखो, समाज में कोई व्यक्ति हो बिना भाषा के चल नहीं सकता है। ठीक है, हर व्यक्ति को भाषा का प्रयोग करना ही पड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति भाषा नहीं बोलता तो भैया इशारे करेगा। तुम सबने देखा होगा ना, जो व्यक्ति गूंगा होता है, यानी जो व्यक्ति बोल नहीं सकता, वो क्या करता है? फिर भी बोलने का प्रयास करता है या कुछ आवाज़ें निकाल करके व्यक्त तो करते हैं। ये क्या है? भाषा की उपयोगिता क्या है? तो अगर आप देखोगे समाज में संप्रेषण या संवाद भाषा की प्राथमिक उपयोगिता है। क्या है? अगर समाज में आपको बातचीत करनी है या कोई संवाद स्थापित करना है, तो वहाँ पर भाषा की आपको ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। भाषा समाज में एक सरल सीधी रेखा चलने वाली होती है। भाषा क्या एक प्रकार से समाज को दिशा भी देती है। अगर आपको समाज में कोई बात पहुंचानी है या समाज में कोई बात बतानी है, तो आपको वहाँ पर क्या? भाषा की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। छोटी से छोटी बातें, छोटी से छोटी आपके जो सोच या विचार होते हैं, उसके लिए आपको भाषा का सहारा लेना ही पड़ेगा। हमारे मन में जो विचार आते हैं, हमारे मन में जो भाव आते हैं, हमारे मन के जो भाव हैं, विचार हैं, उनको व्यक्त करने के लिए क्या है? हमें भाषा की आवश्यकता तो पड़ती ही है। भाषा व्यक्ति के और समाज की पहचान होती है। यानी भाषा व्यक्ति की भी पहचान होती है और समाज की भी पहचान होती है। दोनों चीज़ों की पहचान होती है। भाई क्या होती है? भाषा होती है। ठीक है, कोई व्यक्ति किस प्रकार से भाषा का उपयोग करता है, जैसे ध्वनियों का, शब्दों का, रूपों का, या उस व्यक्ति की भौगोलिक इकाई पर निर्भर करता है। हमारी भाषा कैसी होती है? जैसे हमारा इलाका होता है, हमारे आसपास के लोग कैसे बोलते हैं, उसी प्रकार से व्यक्ति की भी क्या होती है? भाषा बन ही जाती है। पूरे विश्व में अनेक भाषाएं हैं, अनेक बोलियां। आप सबको पता कि भाई पूरी दुनिया में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, बहुत सारी बोलियां हैं। भाषा अपने आप में एक अमूर्त कल्पना है जो भिन्न भिन्न भाषा है। जैसे अगर इंडिया में देखोगे तो कई भाषा, जैसे मराठी है, हिंदी है, जर्मन है, अंग्रेजी है। बोलियां, उपबोलियां बहुत सारी होती हैं। इसलिए भाषा की भाषा वैज्ञानिक परिभाषा में भाषा को भाषा समाज की अवधारणा को दिया गया है। भाषा उस समाज में परस्पर संवाद का माध्यम होती है। उस समाज में रीति रिवाज, प्रकृति का भी माध्यम। देखो, भाषा क्या करती है? समाज को जोड़ करके रखती है। भाषा समाज का क्या? माध्यम होती है।
भाषा व्यक्ति का भी माध्यम है और समाज का भी माध्यम है। अगर आपको समाज को जोड़ना है तो भाषा समाज को जोड़ने का काम करती है। भाषा समाज में सामाजिक आदान प्रदान को बढ़ाती है। समाज में भाई किसी को कुछ लेना है, किसी को कुछ काम करना है तो क्या करेगा, भाषा के जरिए तो एक दूसरे से बातचीत करते हैं। अगर भाषा नहीं होती तो आप लोग इस क्लास को नहीं कर रहे होते और मैं आपको पढ़ा नहीं रहा होता। सिंपल सी बात है। अगर भाषा नहीं होती तो शायद स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी होती ही नहीं। यह समाज जिस प्रकार से आज हमें दिखाई पड़ता है उस प्रकार से हमें समाज कभी नहीं दिखाई पड़ता अगर भाषा नहीं होती। तो भाषा है तो समाज है, यानी भाषा ही समाज को क्या करती है, आगे बढ़ाती है या उसको चलाती है। क्योंकि भाषा के जरिए ही समाज क्या करता है, प्रगति करता है। अगर भाषा नहीं होगी तो समाज रुक जाएगा। क्या होगा, क्योंकि समाज में जो व्यक्ति हैं वो आपस में कैसे बातचीत करेंगे, अपने विचारों का आदान प्रदान कैसे करेंगे, एक दूसरे से कैसे मेल जोल करेंगे। क्योंकि समाज में जो व्यक्ति है वह अकेला सर्वाइव नहीं कर सकता, अकेला नहीं कुछ कर सकता, इसलिए उसे अन्य व्यक्तियों की और समाज की ज़रूरत है। और व्यक्ति समाज से कैसे जुड़ता है, भाषा के जरिए जुड़ता है। इसलिए व्यक्ति के लिए और समाज के लिए, दोनों के लिए जो भाषा है बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बहुत आवश्यक होती है। ठीक है, हमारे लिए भी भाषा बहुत जरूरी है और हमारे समाज और सोसाइटी के लिए भी भाषा क्या है, वो उसकी बहुत ज़्यादा क्या होती है, ज़रूरत होती है। वस्तुतः साहित्य ही नहीं बल्कि भाषा समाज का दर्पण होती है। समाज हमारा कैसा है या हम समाज को कैसे देखते हैं वह उस भाषा से ही हमें पता चल जाता है। इसी प्रकार से भाषा को इतिहास के दस्तावेजों से भी देखा जा सकता है। हिंदी में, अंग्रेजी में अनेक शब्दों में इसने ग्रहण किया है। अंग्रेजी से हमारा तात्पर्य है अभी पुराना इतिहास भी नहीं हुआ है। कुछ पुर्तगाली भाषा जो जैसे गमला है, गिरजा है, गोदाम है, चाबी है। देखो हमारे देश पर कई सारे विदेशी आक्रमण हुए हैं। अंग्रेज आए तो हमारे देश के लोगों ने अंग्रेजी सीख ली, पुर्तगाली आए तो हमारे देश के लोगों ने पुर्तगाली भाषा सीख ली, हमारे देश में डच आए, फ्रांसीसी आए तो हमारे देश के लोगों ने क्या अलग अलग भाषाएं सीख ली है। तो भाषा क्या होती है कि आप पर जिन लोगों का प्रभाव पड़ेगा आप उनकी भाषा को ऑटोमेटिक ही स्वतः ही सीख जाएंगे। आप सबने देखा नहीं है, और भाई यूपी से, बिहार से जो लोग आ करके मुंबई में आते हैं या दिल्ली में आकर के रोटी रोजगार कमाते हैं, यहाँ पर देखो दिल्ली की लैंग्वेज सीख जाते हैं ना। आधे लोग तो हरियाणवी और हिंदी को मिक्स कर देते हैं, या वेस्टर्न जो लैंग्वेज है। यानी भाषा का क्या होता है, हमारे ऊपर प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ता है। कई बार भाषा का इस्तेमाल आत्मिक संतुष्टि के लिए भी किया जाता है। आत्मिक समझिए, कई बार इसमें तो जो संप्रेषण होता है वह भी पूरा नहीं हो पाता है। सड़क पर स्कूटर, कार आदि चलाते वक्त अक्सर ऐसा होता है कि पीछे से आ रही गाड़ी गलत ढंग से हमारी गाड़ी से आगे निकल जाती है और इसमें अचानक ब्रेक लगाना पड़ता है, या तो हम अचानक चिल्ला पड़ते हैं या गलत ढंग से गाड़ी निकालने के लिए उस पर गुस्सा करते हैं। वक्ता का संदेश श्रोता तक नहीं पहुंच पाता है, परंतु वक्ता को संतुष्टि हो जाती है। संतुष्टि है ना, जैसे मान लो कि तुमको बहुत गुस्सा, तो लोग गाली वाली नहीं बक देते हैं, तो क्या आत्मिक कह रहे हैं, भाषा का प्रयोग आत्मिक संतुष्टि के लिए किया जाता है। जैसे मान लो कि तुम कहीं पर जा रहे हो, किसी ने तुम्हारी गाड़ी को ठोंक दिया, पीछे से टक्कर मार दी और फिर वो निकल गया, तो आदमी क्या करा, अपनी खींच निकालने के कोई गाली वाली बक देगा या आत्मिक संतुष्टि के कुछ बक देगा। नहीं, भाषा क्या करती है, व्यक्तियों में आत्मिक संतुष्टि करती है। ठीक है, भाषा छिपाने का भी काम करती है। झूठ का जन्म इसी से हुआ है भाई। लोगों ने झूठ बोलना किसी से, भाषा से सीखा है। भाषा क्या करती है, चीज़ों को छुपाती भी है। ठीक है, झूठ बोलने का जो जन्म हुआ भाषा से हुआ है। अगर भाषा नहीं होती तो कभी भी झूठ कोई नहीं बोलता। सत्य का छिप जाना ही गलत होता है, परंतु भाषा की दृष्टि से यह भी कला है। हालांकि झूठ हमेशा घातक नहीं होता। उदाहरण के लिए किसी बच्चे को टॉफी लाने का वादा कर लिया हो और टॉफी लाना भूल गए हो, तो यदि बच्चे को बोल दे टॉफी लाना भूल गए तो बच्चा रोएगा। लेकिन अब उसको बोल देंगे कि यह कह करके खुश हो जाएगा कि बेटा आज सारी दुकानें बंद थी, अब टॉफी हम कल ला दें, तो बच्चा नहीं रोएगा। तो कह सकते हैं कि भाषा जो है छुपाने का भी काम करती है या सत्य को भी ढक देती कई बार भाषा, क्योंकि अगर भाषा नहीं होती तो लोग झूठ भी बोलना नहीं सीखते। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट देखिएगा क्या है, भाषा का व्यवहारिक पक्ष। ठीक है, देखो भाषा की अगर बात करें तो जब हम भाषा का व्यवहारिक पक्ष की बात करते हैं तो उस समय भाषा का व्यवहारिक पक्ष हमारे सामने आता है। भाषा का व्यवहारिक पक्ष क्या है, पहले क्या है भाई, भाषा का उपयोग कौन कर रहा है। भाषा का व्यवहारिक पक्ष यानी भाषा कौन यूज कर रहा है, यानी वक्ता कौन है, ये होता है। भाषा का उपयोग किसके जरिए या किस स्थिति में किया जा रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, श्रोता जैसे इसके लिए किया जा रहा है। कौन
क्या कह रहा है, कौन सा विषय है, ये भी भाषा का व्यवहारिक पक्ष है। कहने का उद्देश्य क्या है, भाई जब भाषा का प्रयोग करते हैं हमारा कोई न कोई उद्देश्य होता है। कहने सुनने की स्थिति क्या है, या कहने सुनने के लिए दोनों के पास कितना समय है, ये भाषा बहुत डिसाइड करती है। देखो अगर मैं वक्ता की बात करूँ, जो व्यक्ति भाषा का प्रयोग करता है वो क्या होता है, वक्ता होता है। यानी जो भाषा को बोलता है, यानी बोल करके अपनी बातों को, अपने विचारों को, अपने भाव को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता क्या होता है, वही वक्ता होता है। यानी जो भाषा को बोलता है उसके मन में जो भाव है, जो विचार हैं उठ रहे हैं, उनको जब दूसरे तक पहुंचाता क्या है, वो क्या होता है, वक्ता होता है। अगला क्या, श्रोता होता है। भाषा में श्रोता का भी एक विशेष महत्व है। श्रोता वक्ता की बातों को सुनता है, उनको रिसीव करता है, उनको सुनता है, और फिर अपना कोई सवाल पूछना है या कुछ जानना है तो उससे वो जवाब मान सकता है। श्रोता क्या, भाषा में श्रोता के भी क्या है, एक बड़ा भाषा के व्यवहारिक पक्ष की बात है। तो भाषा के व्यवहारिक पक्ष में वक्ता यानी जो भाषा को बोल रहा है या अपने विचार या मन के भाव व्यक्त करता है, वो हमारा क्या वक्ता है। श्रोता क्या होता है कि जो भाषा में जो चीज़ें बोली जा रही, वक्ता ने जो चीज़ें बोली है उनको सुनेगा, उनको जानेगा, और फिर उनको सुनने के बाद क्या करता है, उसको देखा। श्रोता की उम्र क्या है, ये भी बड़ी डिसाइड होती है। हमारा जो श्रोता है किस आयु वर्ग का है, उसकी उम्र कितनी है, उसकी जाति क्या है, उसका धर्म क्या है, इस प्रकार की भी इस प्रकार ये चीज़ें भी भाषा का व्यवहारिक पक्ष हो सकते हैं। यानी श्रोता की उम्र क्या है, या उसकी जाति क्या है, या उसका लिंग क्या है, यानी महिला या पुरुष है उसके लिंग के आधार पर बोलना ना, या उसका धर्म क्या है, ये भी भाषा का क्या होता है, प्रयोग। इस आधार पर भाषा का प्रयोग हो सकता है। वक्ता की जैसे मेरा वक्ता जो भाषा का प्रयोग करता है उसको श्रोता हो गया। अगला क्या होता है, कथन। नहीं, भाषा का व्यवहारिक पक्ष में तीसरी महत्वपूर्ण बात क्या होती है कि वक्ता क्या कह रहा है, वक्ता का विषय क्या है। विषय जैसा होगा वैसे ही भाषा होगी। यानी क्या होता है, तीसरा का महत्व कथन होता है। कथन क्या होता है, यानी किस विषय पर बात हो रही है, यह कौन सा विषय है जो इस विषय पर बात की जा रही है। यदि गूढ़ विषय होगा तो निश्चित ही हल्की फुल्की भाषा का प्रयोग नहीं किया जाएगा। अगर बहुत ज़्यादा सीरियस टॉपिक होता है तो हम उसमें हल्की फुल्की भाषा नहीं करते हैं, बल्कि बहुत सीरियस बात करते हैं। यदि राजनीति का विषय होगा तो संबंधित है कि राजनीति में युक्त होने वाली शब्दों का प्रयोग किया जाएगा। अगर राजनीति का सब्जेक्ट है तो राजनीति से शब्द का यूज करेंगे। अगर व्यापारिक मुद्दों पर बात हो रही है तो व्यापार में जो जिन शब्दों का प्रयोग करता उन शब्दों का प्रयोग किया जाएगा। अगर हम विज्ञान से संबंधित बातचीत कर रहे हैं, हमारा विज्ञान से संबंधित विषय है, तो विज्ञान में जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन शब्दों का हम प्रयोग करेंगे। अगला क्या था, उद्देश्य क्या है। उद्देश्य का मतलब भाषा के व्यवहार पक्ष में चौथी महत्वपूर्ण विशेषता होती है कि कहने का उद्देश्य क्या है। अर्थात वक्ता श्रोता के मध्य जो वार्ता हो रही है उस बात का मतलब क्या है, मतलब क्या, उद्देश्य क्या है। ठीक है, अर्थात समय बीतना या गूढ़ होना महत्वपूर्ण होता तो है। वक्ता श्रोता पर अपना प्रभाव जमाने के लिए बात करता है। यदि वक्ता श्रोता सामान्य गपशप या समय बिताने की वार्ता कर रहे हैं तो उसके मध्य में जो होता है उद्देश्य का मतलब वक्ता जो या वक्ता श्रोता जो बातचीत कर रहे हैं, बात क्यों कर रहे हैं, उसका कारण क्या है, उसका रीजन क्या है, यही होता है हमारा उद्देश्य। यानी जब व्यक्ति किसी दूसरे से बातचीत करता है या भाषा का प्रयोग करके किसी से कम्युनिकेशन करता है तो उसका कोई न कोई उद्देश्य होता है। तो उद्देश्य भी डिसाइड। अगला क्या, स्थिति। यानी वक्ता के पास कितनी समय है और श्रोता के पास कितना समय है, इससे भी हमारा भाषा का जो पक्ष होता है वो भी डिसाइड होता है ना। जैसे मान लो तुम किसी से बातचीत कर रहे हो तो भाई ये भी समय कितना आपके पास या उसके पास कितना समय है, ये भी डिसाइड होता है ना। जैसे अगर मैं क्लास पढ़ा रहा हूँ तो भाई मेरे पास तो समय है, लेकिन हमारा जो सुनने वाला है उसके पास समय नहीं, तो क्या होगा, वो बीच में चला जाएगा या बीच में कहीं और जा सकता है। अगर मान लो सुनने वाले के पास समय है लेकिन बोलने वाले के पास समय नहीं है तो नहीं बोल पाएगा। यानी समय यानी स्थिति। पांचवा क्या, कहने सुनने वाले के पास कितना समय है या वो किस स्थिति में है, इस पर भी क्या होता है, हमारा भाषा का जो व्यवहारिक पक्ष है वह डिसाइड होता है। अगला सामाजिक स्थिति क्या है। स्थिति में जैसे हमारी सामाजिक स्थिति क्या है, हमारा सामाजिक परिवेश क्या है, या हमारा सामाजिक उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, मध्य वर्ग, किस प्रकार से हम समाज से हैं, इससे भी हमारे जो शब्द होते हैं वो भी डिसाइड होते हैं। एक ही शब्द का उच्चारण अलग अलग रूप में जैसे कर सकते हैं ना। सामाजिक देखो भाषा के व्यवहारिक पक्ष में कोई कितना पढ़ा लिखा है या कोई कितना शैक्षिक है, इससे भी बड़ा फर्क पड़ता है। अगर भाई जो अनपढ़ व्यक्ति बात करें उनकी अलग भाषा होगी, अगर दो पढ़े लिखे लोग बातचीत करें उनकी अलग भाषा होगी।
दो अगर वैज्ञानिक बात कर रहे हैं उनकी भाषा अलग होगी। तो कह रहे हैं कि व्यक्ति कितना पढ़ा लिखा है या व्यक्ति कितना एजुकेटेड है, इससे भी भाषा पर क्या होता है, फर्क पड़ता है। अगला मानसिक स्थिति, यानी हमारी मानसिक स्थिति, यदि श्रोता वक्ता की मानसिक स्थिति ठीक है तो वह अच्छी भाषा का प्रयोग करेंगे। अगर वक्ता और श्रोता में अगर किसी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है तो गाली गलौज भी कर सकता है या गलत शब्दों का भी प्रयोग कर सकता है, ठीक है। इस प्रकार की भी चीज़ें हो सकती हैं। समय वही है, वक्ता और श्रोता के पास कहने सुनने के लिए कितना समय है, यह भी हमारा क्या है, भाषा का व्यवहारिक पक्ष जो होता है वो भी डिसाइड करता है। तो भाषा के व्यवहारिक पक्ष क्या क्या होते हैं, जैसे वक्ता है, श्रोता है, कथन है, उद्देश्य है, स्थिति है और समय है। ये सारा भाषा का जो व्यवहारिक पक्ष होता है वो क्या करता है, डिसाइड करता है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ आपकी जो बुक है, ठीक है, जो बुक मैं आपको पढ़ा रहा था BHDLA 137, ठीक है, ये आपकी बुक थी और इसमें कितने चैप्टर हैं, एक से लेकर के टोटल 12 चैप्टर थे। अगर मैं आपको बताऊं तो मैंने आपको पहले वीडियो में मैंने पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, चौथा चैप्टर और फिर मैंने आपको 7वां और 9वां चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया था पहली वीडियो में। और आपको मैंने जो दूसरी हमारी क्लास है इसमें मैंने आपको 8वां चैप्टर, 10वां चैप्टर, 11वां चैप्टर, ठीक है, और मैंने आपको 12वां चैप्टर पढ़ाया है। और उसके बाद मैंने आपको 5वां चैप्टर है। नहीं, अगर मैं आप बोलूं तो मैंने आपको 1 से लेकर के 12 चैप्टर तक पढ़ाया है, सभी चैप्टर पढ़ाए हैं। सिर्फ मैंने इसमें जो छठा चैप्टर है वो इम्पोर्टेंट नहीं हो सकता है, अगर उससे क्वेश्चन आने की संभावना कम है। अगर आपको लगेगा तो आप एक बार उसको जरूर रीड कर लेना। जितने इंपॉर्टेंट चैप्टर थे या जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे वो मैंने आपको हर एक चीज़ों को बताने का प्रयास किया है, ठीक है। आपका एग्ज़ाम जो होगा कोई समस्या वाली बात नहीं है, एग्ज़ाम आपका अच्छा ही जाएगा। और BHDLA 137 में जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक थे या इंपॉर्टेंट चैप्टर थे मैंने आपको सारा बताने का प्रयास किया है। टेंशन मत लीजिए, आप सभी का एग्ज़ाम अच्छा ही जाएगा। और एग्ज़ाम में सिर्फ अच्छे से लिख कर के आना है। जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ या चीज़ें मैं कह रहा हूँ उसको अच्छे से आप लिखिएगा और अच्छे से पेपर कीजिएगा। देखो, अगर मैं पेपर की बात करूँ तो इसमें 20 नंबर का 2 क्वेश्चन लिखना होता है। कितने नंबर का? 20 नंबर के 2 क्वेश्चन आते हैं। और 20 नंबर के क्वेश्चन लिखने के लिए कम से कम 4 से 5 पेज लेना। अगर आपकी हैंडराइटिंग स्लो है तो 4 पेज, अगर ठीक ठाक है तो 5 पेज। किसके लिए? 20 नंबर के लिए। यहाँ 4 पेज 5 पेज का मतलब जैसे एक पन्ना होता है उसके आगे पीछे 1 2 इस हिसाब से गिनना। और जो 10 नंबर का क्वेश्चन है, 10 नंबर के लिए आप 2 पेज लिख सकते हैं, 2 से 3, किसी में 2 पेज, किसी में 3 पेज लिख लेना। इस हिसाब से आप अपने आंसर को क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। और देखो, अगर आपकी राइट यानी लिखने की जो आप लिखते हैं, अगर आपका स्लो है, अगर आप बहुत धीमा लिखते हैं तो एक काम कीजिएगा, आप पेज कम कर सकते हैं। लेकिन जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में सभी क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करके जरूर आना है। और मैं जरूर कह सकता हूँ इस एग्ज़ाम में भी आपके जो मार्क्स होंगे 70 या 75 प्लस, या बहुत सारे बच्चों के तो भाई 80 प्लस भी मार्क्स इस एग्ज़ाम में आ चुके हैं। तो एग्ज़ाम को अच्छे से लिखिएगा, अच्छे से कीजिएगा, ठीक है।